हमने हमारे अलग अलग स्टॉक के लेवल्स करने शुरू करे थे। इसमें से सबसे पहले तो हम रीऑर्डर लेवल और ईओक्यू या रीऑर्डर क्वांटिटी जो भी है ये हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके थे, और लास्ट लेक्चर में मैंने फिर आपको कुछ और लेवल्स बताए थे। तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो ये सारे लेवल क्या थे और ये कैसे कैलकुलेट होते थे। एक था आपका मिनिमम स्टॉक लेवल, जिसको हम कभी कभी सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है कि हम एक मिनिमम लेवल सेट कर देते कि हमारी इन्वेंट्री में इतना लेवल ऑफ स्टॉक हमेशा रहना चाहिए, ताकि कभी भी अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस आ गया, कोई भी डिमांड वगैरह एक्स्ट्रा आ गई, तो हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक रहना चाहिए कि भाई हमें जरूरत पड़ गई तो हम वक्त जरूरत उसको यूज कर सके। तो ये एक मिनिमम लेवल होता है जो हमारे पास हम लोग मेंटेन करते हैं। तो ये निकालने का एक मतलब फॉर्मूला तो है, लेकिन इसका कोई अपना सेपरेट फॉर्मूला नहीं होता। हमने देखा था इसका फॉर्मूला जो बना है वो रीऑर्डर लेवल के थ्रू ही बना है। मतलब अगर आपको रीऑर्डर लेवल पता है तो ही आप इसको निकाल सकते हो, और इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, जिसमें रीऑर्डर लेवल कैसे निकलता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये हमने पहले सीखा हुआ है। तो वैसे आज के लेक्चर में थोड़ा सा हम सेफ्टी स्टॉक या जो भी बोलो मिनिमम स्टॉक, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। इसका हम थोड़ा सा और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि इसमें क्या होता है। एक सेपरेट हमारा एक और कॉन्सेप्ट है जो इसी से लिंक्ड है, तो आज मैं आपको वो भी करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ये सारी चीजें पहले निपटा देते हैं। फिर एक था आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है कि हाईएस्ट मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी ऑफ स्टॉक हम अपने स्टोर्स में अपने इन्वेंट्री में मेंटेन करेंगे। मतलब इससे ज्यादा हमारे पास कभी स्टॉक जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा स्टॉक अगर हम होल्ड करेंगे तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, हमारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी। और ये निकालने का फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ये सारे हमारे फॉर्मूले थे, बस ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूले। अगर याद है तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आज मैं आपको कराने वाला हूं क्वेश्चन, तो आप देख लोगे कि बड़े इजी से इसमें क्वेश्चंस रहते हैं। फिर एक था हमारा एवरेज इन्वेंट्री लेवल, जिसको आप सिंपली नॉर्मल स्टॉक लेवल भी बोल सकते हो। ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कहीं ना कहीं होता है। फॉर्मूला होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, या फिर इसका एक फॉर्मूला और होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। एग्जाम में आपको दोनों में से जो भी डेटा अवेलेबल है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मानो एग्जाम में आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं पता, आप वो निकाल भी नहीं सकते। मिनिमम स्टॉक लेवल पता है और रीऑर्डर क्वांटिटी पता है, और उसके बाद क्वेश्चन एवरेज इन्वेंट्री निकालने बोल रहा है, तो फिर आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला ही लगा पाओगे, आप फर्स्ट वाला लगा ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप एग्जाम में मानो दोनों भी लगा सकते हो, तो मैंने आपको एडवाइस दी थी कि मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि आप दोनों फॉर्मूले से निकाल के आ जाओ। रीजन नहीं, दोनों से आंसर थोड़ा सा अलग आता है, दोनों से एवरेज इन्वेंट्री का जो आंसर आता है वो थोड़ा डिफरेंट आता है। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो तो आप दोनों से निकाल के आ जाओ। इट विल नॉट टेक मच टाइम, क्योंकि कैलसी पे आपको बस कैलकुलेट ही करना है। ठीक है, तो ये भी आज मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर एक आपका स्पेशल पॉइंट था, मतलब ये कुछ स्पेशल लेवल्स है जो बस स्पेसिफिक सिचुएशन पे ही निकल सकते हैं, दैट इज डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल का मतलब होता है कि भाई अगर आपका स्टॉक लेवल मिनिमम से भी नीचे चला जाए, तो ये वो लेवल है कि भाई अगर मिनिमम से नीचे चला गया तो वो कौन सी पॉइंट पे हमको बिल्कुल अपनी नॉर्मल डे टू डे यूजेज को रोक देना चाहिए और सिर्फ इमरजेंसी इश्यूज ही करने चाहिए। तो मैंने आपको अपने फोन की बैटरी वाला एग्जांपल दिया था कि 20% से नीचे जाता है तो वो एक मिनिमम स्टॉक लेवल मान लो ब्रीच हो जाता है, और 10% से जाता है तो हमारा फोन एक्स्ट्रा वार्निंग देता है, रेड कलर की वार्निंग देता है। तो उसको आप मान सकते हो कि वो डेंजर लेवल हो गया कहीं ना कहीं। और डेंजर लेवल की कैलकुलेशन इज अगेन वेरी इजी, एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। तो लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज का मतलब मैंने बता दिया था क्या होता है, कि हमारा सप्लायर इमरजेंसी सिचुएशंस पे कितना अर्लीस्ट पॉसिबल डिलीवरी दे सकता है, वो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। अगर डेंजर लेवल निकालना है तो दिस विल बी गिवन इन क्वेश्चन, आपको दिमाग नहीं मारना पड़ेगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है विद एवरेज कंजम्पशन। और अगर एवरेज कंजम्पशन मानो अवेलेबल नहीं है तो कभी कभी हम मिनिमम कंजम्पशन को भी यूज कर सकते हैं, अगर इन केस एवरेज कंजम्पशन अवेलेबल नहीं है तो, राइट। और बफर स्टॉक तो एक मोर और लेस कह सकते हो थ्योरेटिकल पॉइंट था कि भाई ये वो स्टॉक है जिसको हम सिर्फ कंटिजेंसी के लिए रखते हैं, इसको हम लोग यूज करते नहीं, वैसे सिर्फ कंटिजेंसी के लिए हम इसको रखते हैं कि कभी कभी हो सकता है हम कुछ स्टॉक को अलग करके रखें कि भाई हम कंटिजेंसी में ही कुछ
अनफोर्सीन सिचुएशन पे ही यूज करेंगे, वरना इसको छेड़ेंगे नहीं। तो उसको बोलता है बफर स्टॉक। इसकी कैलकुलेशन ऐसा कुछ नहीं होती, ना ही वो आएगी। आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि बफर स्टॉक का मीनिंग क्या होता है। ठीक है जी, तो सारी बातें आई होप सो आपको याद आ गई होगी। और अब मैं आपको दिखाता हूं इसके क्वेश्चंस। आप देखोगे कि भाई इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन है, तो आपको मजा आ जाएगा कि हाँ सर, अगर हमें बस फॉर्मूला मोर और लेस याद है तो हमारे से क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। तो फटाफट से आप आना सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं इस पे, और जो क्वेश्चंस है वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, मैं आपको करा देता हूं, ज्यादा इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आना, जो कि है पेज नंबर 2.28 पे। चलो, तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से रहेगा जो वो आपका होमवर्क में रहेगा। तो कहता है ये, 2 कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। तो इसका मतलब हमारे पास 2 रॉ मटेरियल है, एक है ए और दूसरा है बी। एक उसने बता दी नॉर्मल यूजेज 50 पर वीक, 50 पर वीक। एक उसने बता दी मैक्सिमम यूजेज 75 पर वीक। तीसरी बता दी मिनिमम यूसेज, ये हो गई 25 पर वीक। तो दिस इज नथिंग बट कंजम्पशन। ये क्या है? ये आपको कंजम्पशन दे दी, और तीनों तरह की कंजम्पशन उसने निकाल के दे दी। उसने मैक्सिमम कंजम्पशन दे दी विच इज नथिंग बट मैक्सिमम यूजेज, उसने मिनिमम कंजम्पशन दे दी विच इज नथिंग बट मिनिमम यूजेज, और उसने नॉर्मल कंजम्पशन दे दी विच इज नथिंग बट नॉर्मल यूजेज। दिस इज एवरेज कंजम्पशन। नॉर्मल बोले तो आप इसको समझ लो ये एवरेज है। ठीक है, और वैसे अगर आप एवरेज निकालने भी जाओ कि मिनिमम और मैक्सिमम का, अगर आप एवरेज भी करोगे तो वो भी 50 ही आएगा। आप ऐसी भी निकाल के चेक कर सकते हो। तो आपको तीनों तरह की कंजम्पशन उसने दे दी। फिर उसने रीऑर्डर क्वांटिटी आरओक्यू दे दी। अब ये हो सकता है ईओक्यू हो, चाहे आरओक्यू हो, चाहे जो भी हो, हमें नहीं पता। उसने खुद ही रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल के दे दी, ए की भी और बी की भी। तो दिस इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन। और उसके बाद उसने रीऑर्डर पीरियड दे दिया, इसको हम बोलते हैं लीड टाइम। ठीक है, अब वही है, कभी वो रीऑर्डर पीरियड बोलता है, कभी वो लीड टाइम बोलता है, अलग अलग टर्म्स है। दोनों का मीनिंग मैंने पहले भी बताया कि सेम होता है। तो दिस इज लीड टाइम। और ये थोड़ा सा बस ध्यान से समझ लेना, ए का उसने बोला 4 to 6 वीक्स और बी का उसने बोला 2 to 4 वीक्स। बस इस पॉइंट को समझ लो कि ये क्या मतलब है। तो आओ, चाहे तो मेरे साथ लिख भी लेना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। बस इसी पॉइंट में थोड़ा सा क्वेश्चन वाला आपको हल्का सा अटकाता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। तो एक हमारे पास मटेरियल ए है, एक है हमारे पास मटेरियल बी। हम सिर्फ अभी लीड टाइम की बात कर रहे हैं बिकॉज कंजम्पशन तो चलो डायरेक्टली गिवन है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको लीड टाइम की बात बताना चाहता हूं। तो क्वेश्चन वाले ने एक रेंज बताई है, जैसे ए में उसने बोला 4 to 6 वीक्स, 4 to 6 वीक्स। तो इसका मतलब बता रहा है कि मिनिमम देखो लीड टाइम, मिनिमम डिलीवरी टाइम आपको 4 हफ्ते का तो लगेगा ही लगेगा, और मैक्सिमम ये डिलीवरी टाइम जा सकता है 6 वीक्स तक। ये सब वीक्स में गिवन है। इसी तरह से उसने बी के केस में भी बोला कि मिनिमम लीड टाइम तो देखो 2 वीक्स का लगेगा, और ये मैक्सिमम 4 वीक्स तक जा सकता है। ये 4 वीक्स तक जा सकता है। दिस इज ऑल इन वीक्स, ये सब वीक्स में गिवन है। तो मुझे बताओ, अगर मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम दे दिया तो क्या आप एवरेज लीड टाइम निकाल सकते हो? क्या आप एवरेज लीड टाइम निकाल सकते हो? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? बताओ कैसे निकालोगे एवरेज? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। बस ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो ये 5 आ जाएगा और ये मेरे ख्याल से 3 आ जाएगा। तो अब देखो, आपको मिनिमम एवरेज मैक्सिमम कंजम्पशन पता लग गई, आपको मिनिमम एवरेज मैक्सिमम लीड टाइम पता लग गया, आपको क्वेश्चन वाले ने रीऑर्डर क्वांटिटी भी दे दिया। मतलब उसने मेरे ख्याल से बेस्ट पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन दे दी। अब इसके बेसिस पे वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है ईच कंपोनेंट, मतलब ए और बी दोनों के लिए आपको निकालना है रीऑर्डर लेवल, आपको निकालना है मिनिमम लेवल, आपको निकालना है मैक्सिमम लेवल, और आपको निकालना है एवरेज स्टॉक लेवल। तो ये 4 चीजें आपको निकालनी है। देखो, उसने डेंजर लेवल नहीं पूछा, क्योंकि अगर डेंजर लेवल उसको पूछेगा, हम आगे देखेंगे, तो वो आपको इमरजेंसी परचेज का भी लीड टाइम बताएगा। अगर वो नहीं बता रहा तो डेंजर लेवल कभी आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, तो उसने डेंजर लेवल को छोड़ दो तो सभी कुछ आपसे लगभग पूछ लिया, आपको सब कुछ निकालना है। तो देखो फटाफट होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
जैसे सबसे पहले उसने रीऑर्डर लेवल पूछा, तो रीऑर्डर लेवल का आप फॉर्मूला पुट कर लो, फॉर्मूला यूज कर लो। क्या फॉर्मूला होता है बताओ? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम बोल लो या कुछ भी बोल लो, रीऑर्डर टाइम बोल लो। अब एक बात का आपको थोड़ा बस ध्यान रखना पड़ेगा, एक पॉइंट का आपको बस ध्यान रखना है, पहले मैं वो पॉइंट बता देता हूं फिर क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। ये बात हमेशा मेक श्योर करना कि जो आपको कंजम्पशन दे रखी है और जो आपको लीड टाइम दे रखा है, इसमें जो टाइम का यूनिट है वो सेम होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में उसने कंजम्पशन पर वीक दी है, तो लीड टाइम भी जरूरी है आपके पास वीक्स में ही होना चाहिए। अगर लीड टाइम आपके पास डेज में है तो आपके पास कंजम्पशन भी पर डे होना चाहिए, ये सेम रहना चाहिए, तभी तो बात सही बनेगी, तभी तो बात सही बनेगी। तो ये आपका सेम होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन कर पाओ, इस बात का बस ध्यान रखना। तो वो ऐसे मोस्टली आपको क्वेश्चन में सेम ही मिलेगा, बट फिर भी आपको बस इस चीज का बस मेक श्योर करना है बस। अब ये पुट कर दो, तो एक अगर मैक्सिमम कंजम्पशन देखोगे तो उसने 75 बता रखा था, ये कितना बता रखा था? हाँ, उसने मैक्सिमम 75 बता रखा था, तीनों का सेम ही है, उसने तीनों का सेम ही बताया, मतलब दोनों का सेम है, ए और बी का कंजम्पशन सेम ही रह रहा है। तो मैक्सिमम कंजम्पशन 75 है और मैक्सिमम लीड टाइम मैंने यहां पे लिख रखी है 6, एक ही है 6, तो 75 इंटू 6 जो भी है वो आ जाएगा। सिमिलरली बी का कंजम्पशन तो सेम ही है दोनों का, 75 मैक्सिमम इनटू बी का मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 4 है। बस ऐसे आपको करना है। तो 75 फोर से आ गया 300 और ये आंसर यूनिट्स में निकल रहा है और ये आ गया 450 यूनिट्स। बताओ, इतना सिंपल आपका बेसिकली क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना होता आपको, सब कुछ गिवन होता है, आपको बस फॉर्मूला में पुट करना है। इसी तरह से फिर एक आपसे पूछा था उसने बी में मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल आप आराम से निकाल सकते हो अगर आपके पास रीऑर्डर लेवल आ गया, जो कि हमने ऊपर निकाल लिया। तो बस कैसे निकलता है मिनिमम लेवल? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम, बस। वेरी गुड, बस पुट कर दो इसको, ए और बी। तो दोनों का रीऑर्डर लेवल हमने ऊपर निकाल लिया, 450 एंड 300, 450 एंड 300 और माइनस एवरेज कंजम्पशन दोनों का सेम ही है, वो कितना था? आई थिंक 50 था, है ना? एवरेज कितना था? 50 था, तो ये 50 इनटू एवरेज लीड टाइम आपने ऊपर निकाल लिया था हमने, ये एक का 5 एक का 3, बस ये आंसर निकाल लो। तो ये 250 माइनस 50 ये आ रहा है 200 यूनिट्स और ये आ रहा है 300 माइनस 150 ये आ रहा है 150 यूनिट। चलो चलो फटाफट सी उसने बोला था मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम, सब कुछ अवेलेबल है, इंटू मिनिमम लीड टाइम। चलिए तो फटाफट ए एंड बी, तो ए का रीऑर्डर लेवल और बी का रीऑर्डर लेवल ये हम पहले ही निकाल चुके थे, 450 एंड 300 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन ने बता रखी है, रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन ने बता रखी है। अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा रीऑर्डर क्वांटिटी तो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, दैट विल बी टेकन एज रीऑर्डर क्वांटिटी। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए फिर अगेन वही 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी, और उसके लिए वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे देगा कि अगर आपको ईओक्यू खुद निकालना है तो ईओक्यू निकालने के लिए भी आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, तो आपको परेशानी कभी नहीं होगी। चलो, तो ये आया, इसका आया था 300 और इसका था कितना था? बी का था 500, ओके बी का 500 था, माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितनी कितनी है? 25 है, तो मिनिमम इज 25 इनटू मिनिमम लीड टाइम कितना है, दोनों का हमें पता है, ऊपर यहां से देख लेता हूं, 4 और 2। चलो तो ये सॉल्व करके मुझे बता दो कितना आ रहा है। तो ये मुझे सॉल्व कर करके बता देना कितना आ रहा है।
650 यूनिट्स एंड 800 माइनस 50, 750 यूनिट, यही है 750 यूनिट। ठीक है जी, तो मिनिमम भी निकल गया, मैक्सिमम भी निकल गया। तीसरा उसने मतलब चौथा उसने मांगा है एवरेज लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, कि इस क्वेश्चन में बताओ आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, इस क्वेश्चन में आप कौन सा लगा सकते हो, और दोनों लगा सकते हो। अगर आप देखोगे इसमें आप दोनों लगा सकते हो, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। तो मैंने क्या बोला था, जब दोनों लगा सकते हो तो बेटर है दोनों लगा के आ जाओ। देखो मैं दोनों का फॉर्मूला लिख देता हूं, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या था बताओ फटाफट से याद है, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ। बस ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप क्विकली दोनों भी लगा के आ सकते हो। आ जाओ, तो देखो ए का, पहले मैं ए का दोनों लगा लेता हूं। तो मिनिमम और मैक्सिमम हमने निकाला था 200 और 650, तो 200 प्लस 650 डिवाइडेड बाय 2 यह आ जाएगा, या फिर और मिनिमम 200 प्लस हाफ ऑफ ROQ। ROQ कितना था इसका 300, ROQ था 300। चलो तो 850 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है 425 आएगा शायद 425, और ये आ जाएगा 350। चेक कर लेना, मैंने मेंटली कैलकुलेट कर दिया तो एक बार चेक कर लेना। तो ऐसे आपके एवरेज लेवल दोनों के निकल जाएंगे। देखो इट विल नॉट इवन टेक 1 मिनट, दोनों फॉर्मूला लगाना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट ही हो जाएगा सारा काम। इसी तरह से बी की बात करते हैं, 150 और 750। तो पहले मिनिमम प्लस मैक्सिमम 150 प्लस 750 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 450 यूनिट्स, 450 यूनिट्स, या फिर मिनिमम प्लस हाफ ऑफ ROQ। तो मिनिमम कितना आया था इसका, मिनिमम था इसका 150 प्लस हाफ ऑफ ROQ। इसका ROQ कितना था, ROQ था 500। लो जी ये भी आ गया, तो 250 प्लस 150 आ गया 400 यूनिट। ठीक है, तो मैंने बोला था ना दोनों से आंसर डिफरेंट आएगा लेकिन थोड़ा क्लोज होगा आपको, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं दिखेगा। और दोनों से जो आंसर आएगा वो देखना मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही आना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही कहीं आना चाहिए। यही हमारा एवरेज लेवल चल रहा है। चलो तो यहां तक डन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके अगला ही है नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6, तो बस उसी के ऊपर है। वो कह रहा है फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो कैलकुलेट करो रीऑर्डर लेवल, कैलकुलेट करो मैक्सिमम लेवल, कैलकुलेट करो मिनिमम लेवल, और कैलकुलेट करो डेंजर लेवल। तो ये चार चीजें आपको बेसिकली कैलकुलेट करनी है। और जानकारी क्या दे रखी है, वो कह रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेज ऑर्डर इज 20 O, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 5000, ये हो गया ए। परचेज प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये तो चलो कॉस्ट हो गई। और एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट इज ₹5, ये सी हो गई। और देखो कितनी अच्छी बात है, सी उसने आपके रुपीज में दे दी, परसेंटेज देने की जगह तो उसने रुपीज में दे दी। तो देख रहे हो इस क्वेश्चन में उसने रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दिया था पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इस केस में फिर रीऑर्डर क्वांटिटी की जहां भी जरूरत पड़ेगी आपको उसके लिए EOQ निकालना पड़ेगा, और उस केस में वो EOQ निकालने के लिए सारी जानकारी दे रहा है आपको, तो कोई परेशानी नहीं, बस थोड़ा सा एडिशनल काम हो गया, आपको EOQ निकालना है। बाकी देखो लीड टाइम, अब उसने यहां पे वर्ड यूज कर लिया लीड टाइम है, इसलिए आपको दोनों ही शब्द बता रहा हूं। यहां उसने लीड टाइम बता दिया, एवरेज पता है 10 डेज, मैक्सिमम 15 डेज, मिनिमम 5 डेज, और देखो इमरजेंसी परचेज के लिए 4 दिन। तो मैंने बोला उसने डेंजर लेवल पूछा है तो अब वो आपको इमरजेंसी परचेज का भी लीड टाइम देगा। और अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर का, तो मैंने बोला था ये मिनिमम लीड टाइम से भी कम होता है,
ये मिनिमम लीड टाइम से भी कम होता है, क्योंकि ये स्पेशल हम इमरजेंसी के लिए बोलते हैं, सप्लायर से एग्रीमेंट रखते हैं कि भाई आप वैसे तो मिनिमम 5 दिन लगाते हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई तो आप यार 5 से कितना कम दिन में आप और भेज सकते हो सामान। तो उसने बोला हम 5 से कम बस हम 4 दिन में ही भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम आपसे मान लो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे या कुछ भी होगा, हमारा जो भी समझौता होगा। मेन बात यह है कि मिनिमम से भी कम होगा। और इसके अलावा उसने कंजम्पशन का रेट बता दिया। अब यहां देखना कंजम्पशन, क्योंकि ऊपर लीड टाइम डेज में है, तो अब यहां कंजम्पशन किस में होनी चाहिए, पर डे में होनी चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन सही बिठा पाओगे, नहीं तो वो बैठेगी नहीं सही। उसने एवरेज कंजम्पशन दे दिया, उसने मैक्सिमम कंजम्पशन दे दिया, मिनिमम दिया नहीं। तो क्या कोई परेशानी है, आप मिनिमम कंजम्पशन निकाल नहीं सकते मैथमेटिकली? बस यहां वो आपसे एडिशनल मेहनत करवा रहा है। एक वो आपसे कह रहा है कि मिनिमम कंजम्पशन निकालो, एक वो आपसे कह रहा है कि आप ईओक्यू निकालो। चलो तो क्या निकाल ले, पहले ईओक्यू निकाल ले। तो पहले ईओक्यू निकाल लेते, बिकॉज ये बिल्कुल सीधा सीधा निकल जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ आरओक्यू, ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज ईओक्यू। तो हमेशा याद रखना, जब भी रीऑर्डर क्वांटिटी लेनी है, अगर गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो हम ईओक्यू खुद निकाल लेंगे। चलो आओ। तो पहले हमेशा फॉर्मूला लिखना है आपको, ये भी याद रखना है, 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी का अंडर रूट, दैट इज 2 इंटू ए कितना दे रखा है आपको, ए था ये रहा 5000। ठीक है, तो बताते रहो मुझे, 5000 और ओ कितना है 20, सी कितना है 5, अंडर रूट कर दो इसका 200। लो जी, तो ईओक्यू या जो भी बोलो आरओक्यू हमारा निकल गया। दूसरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम कंजम्पशन। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम कंजम्पशन, तो सिंपल बात है भाई, एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। अब इसी में अगर मैं मिनिमम कंजम्पशन निकालना चाहता हूं तो मैं क्या कर दूं, मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं इधर, तो 2 इंटू एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन। तो देयरफॉर minimum consumption should be equal to 2 into average consumption minus maximum consumption। तो देखो ये मैथमेटिकली मैंने बात बोल दी, बस अब पुट कर दो। तो एवरेज कंजम्पशन कितनी बता रखी थी उसने 15 और मैक्सिमम 20 थी, तो 2 इंटू 15 माइनस 20, तो ये कितनी निकल के आ गई 10। ये कितनी आ गई 10, एंड विच इज यूनिट्स पर डे। याद रखना कंजम्पशन है तो यूनिट्स में है पर डे। चलो बस ये 2 एक्स्ट्रा काम आपको करना था। अब जो पूछ ले वो आप निकाल सकते हो। इस सवाल में तो उसने एवरेज लेवल भी नहीं पूछा, तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो गई, बट वो यहां पे एवरेज लेवल भी पूछ सकता है, बिकॉज आपके पास सारी जानकारी ऑलरेडी है, और इसमें भी मेरे ख्याल से आप दोनों फॉर्मूला लगा लोगे। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन अपनी खुशी के लिए, अपनी क्लैरिटी के लिए निकाल सकते हो। हालांकि उसने मांगा नहीं, उसने मांगा क्या है, एक तो उसने मांगा है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल मांगा है, तो हमेशा फॉर्मूला लिखना है हमको। तो विद दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम कंजम्पशन है मेरी 20 और मैक्सिमम लीड टाइम उसने दे रखा था 15। देख लेना, लीड टाइम उसने सारी खुद ही दे रखी थी, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू उठानी है विच इज 15। तो दिस कम्स आउट टू 300 यूनिट्स। ये आ गया 300 यूनिट्स। उसके बाद और क्या मांगा उसने सेकंड में, जिस सीक्वेंस में मांगा उसी सीक्वेंस में निकालते हैं। मैक्सिमम लेवल मांगा, तो सेकंड उसने मांगा मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस
मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। चलो जी, तो रीऑर्डर लेवल कितना है? रीऑर्डर लेवल 300 है, हमने ऊपर निकाल लिया, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी भी ऊपर हमने निकाल ली, विच इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज 200, माइनस मिनिमम कंजम्पशन भी, क्या मजे की बात है, हमने ये भी निकाली है, तीनों चीजें हमने खुद निकाली, 10। उसने इसमें से सिर्फ मिनिमम लीड टाइम दे रखा था, वो कितना दे रखा था उसने मिनिमम लीड टाइम? ये उसने दे रखा था 5 दिन, 5। हाँ, तो ये कितना आ गया? 450 यूनिट्स। दिस इज 450 यूनिट्स, ये भी निकल गया बड़ी इजीली, नो प्रॉब्लम। थर्ड, थर्ड फिर उसने मिनिमम लेवल भी पूछ रखा है, रीऑर्डर लेवल है तो कोई परेशानी की बात नहीं, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। चलो जी, तो रीऑर्डर लेवल तो 300 है, माइनस एवरेज कंजम्पशन कितनी थी? एवरेज कंजम्पशन थी 15, इनटू एवरेज लीड टाइम कितना दे रखा था उसने? एवरेज लीड टाइम था हमारा 10 डेज। लो जी, तो ये भी निकल के आ गया 150 यूनिट्स, ये आ गया 150 यूनिट्स। चाहो तो बाद में अब एवरेज लेवल निकाल लेना, मैं निकाल नहीं रहा क्योंकि आपको पता है, बट आप चाहो तो इसमें भी निकाल सकते हैं एवरेज लेवल, या चलो एक काम करेंगे, निकाल लेंगे, मांगा नहीं है बट हम निकाल लेंगे ताकि भाई एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। मांगा जो है उसने फोर्थ में, वो मांगा है डेंजर लेवल, ये आप निकाल लोगे। इसका फॉर्मूला देख लेना, सिंपल है, एवरेज कंजम्पशन ये गिवन है आपको, इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस, ये भी गिवन है, ये हमेशा गिवन होगा डेंजर लेवल के लिए। चलो जी, तो एवरेज कंजम्पशन है मेरी 15 और इमरजेंसी परचेज की लीड टाइम थी 4 डेज। तो ये आ रहा है 60 यूनिट, ठीक है। और मेरा मन मान नहीं रहा, मैं सोच रहा हूं एवरेज स्टॉक भी निकाल ही लो, क्योंकि ये दो फॉर्मूले से निकल सकता है, तो ये हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, मैं लिख देता हूं एक्स्ट्रा, मांगा नहीं क्वेश्चन ने, मांगता तो निकालते ही, नहीं मांग रहा, बट हम ये अपनी क्लैरिटी के लिए निकाल रहे हैं, तो वही दो फॉर्मूले हैं, दोनों लिख देते हैं, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो पहले इससे निकाल लेते हैं, तो मिनिमम लेवल हमने निकाला था कितना? 150 था, नहीं हाँ 150 था ना मिनिमम लेवल, हाँ 150, और मैक्सिमम 450, ठीक है। तो 150 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 600 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 300 यूनिट्स। या फिर एक और फॉर्मूला होता है एवरेज लेवल का, दैट इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू। तो ये भी आप बड़े इजीली लगा सकते हो, मिनिमम लेवल तो वही 150 है, प्लस आर ओ क्यू हमने 200 निकाला है, आर ओ क्यू हमने 200 निकाला था, तो ये भी आ रहा है कितना? 350 यूनिट। थोड़ा अलग आएगा दोनों भी आंसर, मतलब दोनों फॉर्मूले से, लेकिन ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही आना चाहिए, ये मेक श्योर करना है कि मिनिमम और मैक्सिमम के कहीं ना कहीं बीचों बीच आए, बीचों बीच मतलब एग्जैक्ट बीच में नहीं, बट हाँ बीच में आना चाहिए, उसके रेंज में फॉल करना चाहिए। चलो यहां तक डन बोलो। अच्छा सॉरी 250 है, ओके 250, ठीक है, तो ये 250 होगा, तो ओके हो गया, डन, ठीक है जी, चलो चलो बढ़ो। तो अब आना पीछे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, और मैं आज आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा छोटे छोटे, जिससे आपके अभी तक की सारी डिस्कशन रिवाइज भी हो जाएगी। तो आओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, शक्ल से लगेगा खतरनाक,
है ये भी आसान, डरना नहीं है, शक्ल से खतरनाक लगेगा बट ऐसे क्वेश्चन ज्यादा चांस होते हैं एग्जाम में आने का और ऐसे क्वेश्चन की आप ज्यादा एक्सपेक्टेंसी रख सकते हो। ठीक है, तो इट इज अ गुड क्वेश्चन, तो इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा हाई नंबर के तो नहीं आएंगे लेकिन बहुत कम मार्क्स के भी नहीं आते, ठीक ठाक नंबर के आते हैं। आप मान लो ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स का आ सकता है ये क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज करीब, एग्जैक्ट तो देखो इंस्टीट्यूट थोड़ा ऊपर नीचे करता रहता है लेकिन हाँ 8 मार्क्स के अराउंड का ये क्वेश्चन आ सकता है। किस्मत अच्छी रही तो क्या पता 10 मार्क्स में भी आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, 3 मटेरियल की कहानी है। तो पहले रीड कर लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ कंपनी यूजेस 3 रॉ मटेरियल्स ए बी एंड सी। तो अब हम 3 रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं ए बी सी और अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर विच द फॉलोइंग डेटा अप्लाइज। क्या डेटा दे रखा है उसने, तीनों रॉ मटेरियल का टेबुलर फॉर्म में देखो क्या दे रखा है। इसमें सेकेंड कॉलम जो है यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, इसको आप स्टार मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और इसका मैंने वैसे आपको हिंट लास्ट में दिया था, मालूम नहीं मुझे याद होगा कि नहीं, बट इसका हिंट मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन में दिया था। तो ये क्या बता रहा है, ये तीनों रॉ मटेरियल का बता रहा है कि भाई एक यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल ए का 10 केजी लगता है, एक यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल बी का 4 केजी लगता है, और एक यूनिट फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल सी का 6 केजी लगता है। तो ये आपको कंजम्पशन बता रहा है पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसको वैसे हम इनपुट आउटपुट रेशियो बोलते हैं, जो हम अलग से वैसे करेंगे भी, लिखेंगे इसके बारे में, बट इसको हम वैसे इनपुट आउटपुट रेशियो लिखते हैं कि कितना यूनिट इनपुट करके हमें एक यूनिट ऑफ आउटपुट मिल रहा है, मोटा मोटा। ठीक है, तो ये आपको कंजम्पशन बता रखा है पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। फिर बाकी तो चलो नॉर्मल है, उसने रीऑर्डर क्वांटिटी बता दी, ROQ तीनों की बता दी उसने। फिर उसने प्राइस पर केजी, परचेज प्राइस तीनों की बता दी, वेल एंड गुड। उसने लीड टाइम में बता दिया, डिलीवरी पीरियड मतलब लीड टाइम, अब वो अलग अलग नाम से देता रहता है, कभी उसको रीऑर्डर पीरियड बोल देगा, डिलीवरी पीरियड कुछ भी बोल देगा, है ये लीड टाइम, और वो भी इन वीक्स है, ध्यान रखना वो भी इन वीक्स है। और मिनिमम एवरेज मैक्सिमम तीनों रॉ मटेरियल का बता दिया। रीऑर्डर लेवल देखना, उसने ए का रीऑर्डर लेवल बताया है, उसने बी का रीऑर्डर लेवल बताया, परंतु उसने सी का नहीं बताया, वो क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो आपको निकालना होगा। सिमिलरली मिनिमम स्टॉक लेवल देखना, उसने सी का बता रखा है मिनिमम स्टॉक लेवल, लेकिन किसका नहीं बता रखा, ए और बी का नहीं बता रखा। तो आप एक बात नोट करना, रीऑर्डर लेवल उसने जिसका दिया है उसका मिनिमम नहीं दिया, जिसका मिनिमम दिया है उसका रीऑर्डर लेवल नहीं दिया। आपको हिंट मिल गया होगा, क्योंकि मिनिमम अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको चाहिए रीऑर्डर लेवल, उसके बिना आप निकल ही नहीं सकता, मिनिमम का अपना कोई सेपरेट फॉर्मूला है ही नहीं, राइट। अच्छा, इसके अलावा वीकली प्रोडक्शन, तो देखो उसने लीड टाइम जब वीक में दिया है तो अब यहां पे वीकली प्रोडक्शन की बात कर रहा है, ये सेम यूनिट में रहना चाहिए। तो वीकली प्रोडक्शन वैरीज बिटवीन 175 टू 225 यूनिट्स। अब ध्यान रखना, ये फिनिश गुड्स का आउटपुट की बात कर रहा है, ये फिनिश गुड्स की बात कर रहा है कि जो फिनिश गुड्स हमारा बनता है पर वीक वो 175 से लेके 225 बनता है। तो उसने मिनिमम 175 बताया है, मैक्सिमम 225 बताया है। तो क्या आप एवरेज निकाल सकते हो, एवरेज कितना रहता होगा, और निकालने की क्या जरूरत सर, दे रखा है, मैंने आगे देखा ही नहीं, हालांकि निकालोगे तो भी यही आएगा। उसने एवरेज भी दे दिया, एवरेजिंग 200 यूनिट्स ऑफ द सेट प्रोडक्ट। बट ध्यान रखना ये फिनिश गुड्स का उसने बताया है, रॉ मटेरियल का नहीं बताया। हमें कैलकुलेशन करनी होती रॉ मटेरियल की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल का कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, मिनिमम एवरेज मैक्सिमम सब खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मैं आपसे करवाऊंगा। ठीक है, बस ये एक पॉइंट है इसमें ध्यान रखने वाला। बाकी क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल, आपको फॉलोइंग मतलब कंप्यूट करना है फॉलोइंग क्वांटिटीज, आपको मिनिमम स्टॉक लेवल ए का निकालना है, ऊपर देख लेना वो क्वेश्चन मार्क भी था। आपको मैक्सिमम स्टॉक बी का निकालना है, मेरे ख्याल से ये भी, अच्छा ये आपको एडिशनल निकालना है, ओके। फिर आपको रीऑर्डर लेवल सी का निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क था, और आपको एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए निकालना है, ये आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। चलो, अब बाकी अगर आपको कुछ एडिशनल कैलकुलेशन करनी पड़े कोई चीज कैलकुलेट करने के लिए, तो वो तो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी काम जो आपको करना है वो है कंजम्पशन की कैलकुलेशन करना। तो आप मेरे साथ साथ करो, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, तो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ये निकालना सबसे जरूरी है, बिकॉज इसके बिना आप बाकी कोई कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे। तो देयर आर 3 रॉ मटेरियल्स ए बी एंड सी।
तीन रॉ मटेरियल्स हैं और तीनों की उसने कंजम्पशन बता रखी है पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि क्लैरिटी रहे। उसने ए का बोला था कि एक यूनिट आउटपुट बनाने के लिए 10 केजी लगता है। बी के लिए सिमिलरली उसने बोला था एक यूनिट आउटपुट बनाने के लिए 4 केजी बी का लगता है। और सी के लिए उसने बोला था कि एक यूनिट बनाने के लिए 6 केजी सी का लगता है। ठीक है, आपको निकालना है मिनिमम कंजम्पशन, आपको निकालना है एवरेज कंजम्पशन और मैक्सिमम कंजम्पशन, तीनों ही निकालना है। तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ छोड़ के लिखना, मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम, क्योंकि हम कैलकुलेशन भी इसी में कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी इसी में करते हुए चलेंगे। चलो, तो कैसे करना है देखो। पहले ए का मिनिमम देखो। हमने बोला मिनिमम हमारा जो आउटपुट रहता है वो फिनिश गुड का रहता है 175, मिनिमम आउटपुट रहता है 175 का, और एक यूनिट आउटपुट बनाने के लिए ए का लगता है 10 केजी। तो बताओ किसका मतलब हमें मिनिमम कितने रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी 1750 केजी। समझ आ गई ना कैलकुलेशन। सिमिलरली बी में भी सेम, मिनिमम लगता है 175 यूनिट का आउटपुट बनेगा और एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए 4 केजी बी का लगता है। तो इसका मतलब बी की कितनी कंजम्पशन मिनिमम रहेगी, निकाल लो कितना आएगा, 175 इंटू 4, ये आएगा 700 केजी। मैं काम करता हूं, ये केजी लिखने की जगह ऊपर लिख देते कि सब कुछ इन केजी आएगा, बार बार केजी लिखने से अच्छा ऐसे कर देते हैं। और इसी तरह से समझ गया, अब आपको समझ आ ही गया, ये आएगा 175 इंटू 6, 175 इंटू 6, तो दिस ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1050 केजी। अच्छा, इसी तरह से एवरेज कंजम्पशन भी अब आपको आई थिंक समझ आ ही गया। हमारा एवरेज आउटपुट कितना रहता है 200 यूनिट का, बस। तो ये 200 यूनिट का आउटपुट रहता है, एक यूनिट बनाने के लिए 10 केजी लगता है। 200 यूनिट का एवरेज आउटपुट रहता है, एक यूनिट बनाने के लिए 4 केजी लगता है। 200 यूनिट आउटपुट, एक यूनिट बनाने के लिए 6 केजी, बस खत्म। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 2000, ये आ गया 800 और ये आ गया 1200। सिंपल। सेम फॉर मैक्सिमम ऑल्सो। तो मैक्सिमम उसने कितना बोला था, मैक्सिमम आउटपुट रहता है 225 यूनिट्स का, तो वही बात है। तो 225 मैक्सिमम रहता है, एक यूनिट बनाने का 10 केजी लगता है। मैक्सिमम 220 रहता है, एक यूनिट बनाने में 4 केजी लगता है। 220 मैक्सिमम रहता है, एक यूनिट बनाने में 6 केजी लगता है। कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2250, ये आएगा 2250, ये आएगा 900, ये 900 आएगा और ये कितना आएगा 1350। चलो, ये जरूरी था। अब सारी कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी, बहुत आराम से हो जाएगी। चलो, तो शुरू करें। अब तो फॉर्मूले में पुट करना है आपको चीजों को। तो सबसे पहले उसने बोला था मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, ये बोला था उसने, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए बोला था। जो बोला है भाई वही निकालेंगे। तो फॉर्मूला पुट कर दो पहले, तो सब हम कर लेंगे। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। वैसे तो आप ए का रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट भी कर सकते थे, मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम लीड टाइम दोनों ही गिवन है, बट जरूरत क्या है, ए का शायद रीऑर्डर लेवल गिवन ही है, तो हम फालतू में क्यों करेंगे। 8000 दे रखा है, तो जो चीज गिवन है वो गिवन है 8000 माइनस एवरेज कंजम्पशन कितनी है ए की, इस टेबल से चेक कर लो। तो ए की एवरेज कंजम्पशन है 2000 और एवरेज लीड टाइम कितना है वो आपको क्वेश्चन की टेबल में दिख जाएगा। तो एवरेज लीड टाइम ए का है कितना 2। बस ये जानकारी बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि टेबल में बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है, बहुत सारा डेटा दे रखा है, तो सही डेटा पिक करना है आपको। बस ये मेक श्योर करना, अलर्टली काम करना, तो कोई गलती भी नहीं होगी। तो ये आ जाएगा 4000 केजी, क्योंकि अब रॉ मटेरियल जो हम नहीं निकाल रहे सब केजीज में निकाल रहे, तो ये आ जाएगा 4000 केजी। तो दिस इज ओके, मिनिमम स्टॉक ओके हो गया।
सेकेंड, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, फॉर्मूला पुट कर लो, पहले लिख लो फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम, इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो बी का शायद रीऑर्डर लेवल यही रखा था, बी का कितना है 4750, नहीं भी देता तो आप ऐसे निकाल सकते थे क्योंकि आपको मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम सब पता है, बट चलो दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है क्या, हाँ रीऑर्डर क्वांटिटी भी गिवन है, ये रहा बी का रीऑर्डर क्वांटिटी, ये रहा 5000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन बी का कितना है, यहां से देख लो, मिनिमम कंजम्पशन बी का है 700 kg, ये रहा मिनिमम कंजम्पशन बी का है 700 kg इंटू मिनिमम लीड टाइम कितना है एक बी का, ये भी आपको यहां से दिख जाएगा, तो ये मिनिमम लीड टाइम ये रहा 3 वीक्स, जो भी है बस ये कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। तो 4750 प्लस 5000 माइनस 2100, 7650 यूनिट्स नहीं है, ध्यान रखना ये केजी है, ठीक है। तो ये ध्यान से रखना, फालतू में आपका हाफ मार्क ना डिडक्ट हो जाए कभी। केजी में गिवन है तो केजी लिखेंगे, नहीं गिवन होता तो यूनिट्स ही लिखते हैं। थर्ड क्या पूछा था उसने तीसरे नंबर पे, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, क्या दिक्कत है, सब निकलेगा। रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, हम ए और बी का भी निकाल सकते थे अगर वो ना देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, इसका तो आई थिंक इजीएस्ट फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का। मैक्सिमम कंजम्पशन सी का चेक कर लो, ऊपर हमने निकाल रखा है, ये रहा 1350, और मैक्सिमम लीड टाइम आपको क्वेश्चन की टेबल से दिख जाएगा। मैक्सिमम कंजम्पशन हमको सॉरी लीड टाइम आपको टेबल से मिल जाएगा, तो सी का है 4, ये रहा 4। तो ये कितना आ रहा है 5400 kg, राइट। फोर्थ, फिर उसने एवरेज स्टॉक लेवल मांगा था, एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। देखो हमारे पास क्या मैक्सिमम लेवल ऑफ ए है, मैक्सिमम ए निकाला था हमने, ए का नहीं निकाला था हमने, देखो ए का मैक्सिमम लेवल नहीं निकाला था। तो या तो भाई अगर आप पहला फॉर्मूला पुट करना चाहो मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, तो आपको पहले ए का मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम लेवल। लेकिन अगर आप दूसरा फॉर्मूला देखोगे, दूसरा क्या होता है, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ, इसमें आपको कोई एडिशनल कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज ए का मिनिमम लेवल आप फर्स्ट पॉइंट पे निकाल चुके 4000 और ROQ गिवन है। तो क्यों ना आपको जो फॉर्मूला डायरेक्ट सीधा सीधा लगा सकते हो बिना एक्स्ट्रा मेहनत के, आप वो लगाओ। पॉइंट समझ आ गया, लगाने को आप यहां भी दो लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मैक्सिमम पहले निकालना पड़ेगा। तो क्यों निकाले, आप एग्जाम में स्मार्टली काम करोगे, जो जानकारी डायरेक्टली अवेलेबल है उसको यूज कर लो। तो ए का ROQ गिवन था, ROQ कितना था इसका 10,000, ये रहा ROQ, ये रहा 10,000 रीऑर्डर क्वांटिटी, तो ये आ गया 9,000 kg, ठीक है। अगर आप दूसरा फॉर्मूला लगाना चाहो तो आपको मैक्सिमम लेवल खुद से पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, और फॉर्मूला एक और होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2, बट यहां पे हमको मिनिमम लेवल विल हैव टू कैलकुलेट, तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंस्टीट्यूट ने दोनों फॉर्मूले दे रखे हैं, और किसी फॉर्मूले को उन्होंने बोला नहीं कि आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। चलो तो यहां तक पहले डन। चलो तो आगे बढ़े, ठीक है। तो अब आओ आप कॉन्सेप्ट पे, तो देखो EOQ और लेवल्स निकालने वाले क्वेश्चन सब कुछ हमने कर लिया। EOQ निकालना आपको आ गया, ROQ आपको निकालना आ गया, मतलब EOQ ROQ एक ही बात है। रीऑर्डर लेवल आ गया, मैक्सिमम लेवल आ गया, मिनिमम लेवल आ गया, डेंजर लेवल भी निकाल लिया। बफर स्टॉक एक था, बफर स्टॉक का आपने आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, उसका बस मीनिंग पता होना चाहिए, वो आपने कर लिया। तो
जो हमने इन्वेंट्री लेवल्स वाला पार्ट किया था कि भाई कैलकुलेशंस वाला पार्ट, वो तो हमने कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक स्पेशल कॉन्सेप्ट कराना चाहता हूं, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर इंस्टीट्यूट भी थोड़ा सा मिक्स रहता है। कभी वो किसी एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल में रिमूव कर देता है, कभी किसी एडिशन में वो डाल देता है, फिर रिमूव कर देता है, फिर डाल देता है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका लिंक अभी मैं बिठाऊंगा जो हम कर चुके हैं उससे। तो आप कॉन्सेप्ट में आ जाओ सबसे पहले, और हेडिंग डालना इन्वेंट्री स्टॉक आउट। इन्वेंट्री स्टॉक आउट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है बहुत बढ़िया सा, जिस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से नहीं समझोगे तो उसमें आप बुरी तरह से अटकोगे, लेकिन उस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो वो क्वेश्चन उतना ही आसान बन जाएगा, ठीक है। तो बट पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक आउट। इसको हम लिंक करेंगे, वी विल लिंक विथ सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक हम किसको बोलते थे? मिनिमम स्टॉक को बोलते थे, जिसका मतलब क्या था? सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या होता था कि वो लेवल जो हम हमेशा अपने पास एटलीस्ट मेंटेन करके चलते हैं, कि कल को अगर कोई सडन कोई डिमांड आ गई, कुछ आ गया, तो हम लोग उसको मीट कर पाए। तो ये हम एक मिनिमम सेफ्टी के लिए स्टॉक लेवल मेंटेन करते थे, इसलिए नाम भी इसका पड़ गया सेफ्टी स्टॉक। तो इससे इसका लिंक बैठाएंगे हम लोग। तो देखो, सेफ्टी स्टॉक वैसे कैलकुलेट करना सिंपल है, अगर आपके पास रीऑर्डर लेवल की जानकारी अवेलेबल हो। आपके पास अगर रीऑर्डर लेवल की जानकारी अवेलेबल हो तो जैसे हमने क्वेश्चंस करा उस वैरायटी का क्वेश्चन आएगा और आप इजीली निकाल लोगे। लेकिन कभी कभी आपको सेफ्टी स्टॉक की कैलकुलेशन करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक आउट। तो वो स्पेशल पॉइंट जो है, कॉन्सेप्ट है, और दोनों के बीच में का जो लिंक है वो समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन अगर जो मैं कराऊंगा ना वो आपको रटना पड़ेगा। तो लिखो पहले मेरे साथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक आउट। तो इसमें लिखना, it is a situation when an inventory item cannot be supplied due to insufficient stock in the stores. Due to insufficient stocks in the stores. Next arrow. It costs the business both in terms of, पहला बुलेट पॉइंट, फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस का मतलब हुआ दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट, कि आपने प्रॉफिट्स गवा दिए। लेकिन इसके साथ साथ इट ऑल्सो लीड्स टू सम काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल लॉस, और यहां पे इसका मतलब हो गया दैट इज लॉस ऑफ रेप्यूटेशन ऑब्लिक गुडविल। ये नॉन फाइनेंशियल लॉस हो गया कि रेपुटेशन खराब हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये तीसरा वाला है, जिसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है बुक में। इसमें लिखना, while deciding on the inventory level, ब्रैकेट में लिखना। यहां पे इन्वेंट्री लेवल जो मैं बोल रहा हूं इसका मतलब ही है सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के साथ जब हम पढ़ेंगे ना तो टर्म हमें यूज करना पड़ेगा सेफ्टी स्टॉक, इसलिए मैं बार बार ये टर्म लिखे जा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि जब स्टॉक आउट का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसके साथ हमें टर्मिनोलॉजी यूज करनी है सेफ्टी स्टॉक। हालांकि इसका मतलब वही है मिनिमम लेवल, जो मैं आपको पहले बता चुका, मैंने वहां पे भी लिखा था ब्रैकेट में
कि इसको हम सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं, बट इस कॉन्सेप्ट में हमें कौन से टर्म का यूज करना है, सेफ्टी स्टॉक। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज ही होगा टू कैलकुलेट द सेफ्टी स्टॉक। तो while deciding on the inventory level, that is safety stock, management has to maintain a trade-off। ट्रेड-ऑफ के ट्रेड-ऑफ को अंडरलाइन भी कर लेना, कीवर्ड है ट्रेड-ऑफ। इसका मतलब ब्रैकेट में फिर से लिख लो, दैट इज ट्रेड-ऑफ का मतलब होता है बैलेंस between the stock out cost। स्टॉक आउट कॉस्ट को भी अंडरलाइन कर लेना, बैलेंस बिटवीन द स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का तो मतलब आपको पता भी है वैसे, बट इसको भी अंडरलाइन कर लेना, and carrying cost to minimize overall inventory cost। ठीक है, तो अभी मैं इसको सिंपली भी लिखवाऊंगा, लेकिन पहले मेरी बात समझना। मैं चाहता हूं कि आपको लिंक समझ आए कि यहां पे जो कॉन्सेप्ट के बीच का लिंक है वो लिंक क्या है। अगर वो लिंक नहीं समझ आएगा तो प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बोला, आपको रटना पड़ जाएगा। रट के भी बच्चे काम तो चला लेते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि आपको जरूरत से ज्यादा रटना पड़े। भाई देखो, थोड़ा बहुत तो रटना पड़ ही रहा है कि हाँ ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, लेकिन जहां हम कॉन्सेप्ट का लिंकिंग समझ सकते हैं वहां जरूरी है कि हम कॉन्सेप्ट को लिंक करें। तो पहले यहां तक लिख लिया आपने, ये पॉइंट लिख दिया, थोड़ा सा भी और लिख पाऊंगा, बट पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं लिखना, अब जो मैं आपको समझाऊंगा वो नहीं लिखना आपको सिर्फ मेरी बात को समझना है, फिर आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। देखो, इन्वेंट्री स्टॉक आउट का मतलब क्या है, स्टॉक आउट का मतलब समझना, व्हाट डज स्टॉक आउट मीन। इन्वेंट्री स्टॉक आउट का मतलब क्या होता है, मानना कि मैं अपनी स्टोर पे एक सेफ्टी स्टॉक जो मेंटेन करके रखता हूं, ऐसी रैंडम कुछ भी ले रहा हूं, कोई लिंक नहीं है, मैं अपने पास 200 यूनिट्स का एक सेफ्टी स्टॉक लेके चलता हूं। अब मैं यहां पे बार बार वर्ड यूज करूंगा सेफ्टी स्टॉक, समझ जाना कि मैं किस बारे में बोल रहा हूं। कि मैं अपनी स्टोर्स में मैंने डिसाइड कर रखा है कि मैं अपने पास 200 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके चलता हूं। अब मान लो मुझे पता है कि मैंने पास्ट एक्सपीरियंस में कि 200 यूनिट तक ज्यादा से ज्यादा जो अनफोर्सीन डिमांड आएगी वो 200 यूनिट तक आएगी, तो इसलिए मैं 200 यूनिट की एक्स्ट्रा बस सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके चलता हूं कि भाई 200 यूनिट का अगर कोई सडन डिमांड आ जाती है तो मेरे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है कि मैं उस डिमांड को मीट कर पाऊं। लेकिन मानो कभी ऐसा हो गया कि मेरे पास डिमांड आ गई 300 यूनिट की, मेरे पास डिमांड आ गई 300 यूनिट की। अब प्रॉब्लम क्या होगी, मैं अपने पास 200 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके चलता हूं, मेरे पास अभी 200 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक ही पड़ा हुआ है, लेकिन डिमांड मेरे पास 300 यूनिट की आ गई। तो मैं 300 में से 200 यूनिट तक की डिमांड तो मीट कर पाऊंगा, मेरे पास सेफ्टी स्टॉक है 200 यूनिट का, लेकिन बची हुई 100 यूनिट का डिमांड जो है, 100 यूनिट का डिमांड, वो मैं मीट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास ये 100 यूनिट की कमी हो जाएगी। तो भैया मेरे पास ये सडन डिमांड है कि कस्टमर ने बोला लाओ 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 ये 300 यूनिट बना के दो। मैंने बोला भाई मैं 300 में से 200 तो बना के आपको दे देता हूं, ये लो, मेरे पास पड़ा हुआ इनफ स्टॉक, लेकिन 100 यूनिट में अभी बना के दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास स्टॉक नहीं है, मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा नहीं है। तो ये जो 100 यूनिट की जो डिमांड है जो मैं मीट नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज मेरे पास सफिशिएंट स्टॉक पड़ा ही नहीं था, रॉ मटेरियल का मान लो, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक आउट। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक आउट। तो स्टेप बाय स्टेप समझना, स्टॉक आउट का मीनिंग क्या लिखा हमने, इट इज अ सिचुएशन व्हेन एन इन्वेंट्री आइटम कैन नॉट बी सप्लाइड ड्यू टू इनसफिशिएंट स्टॉक इन द स्टोर्स। ठीक है, अब ये टर्म जो है वो किसी के लिए भी यूज हो सकता है, आप फिनिश गुड्स के लिए भी बोल लो, चाहे किसी के लिए भी बोल लो। जनरल मीनिंग क्या है कि जब आप कोई पर्टिकुलर डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे, कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे बिकॉज आपके स्टोर में इनफ स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक आउट। ठीक है, और इसी कारण से बच्चों अब मैं आपको थोड़ा सा एक लिंक बिठाता हूं, थोड़ा सा शायद आपका दिमाग खुलेगा, आप कुछ भी लिखना मत, सिर्फ मेरी बात को समझना। हमने बोला था रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने,
एक तो चलो था मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू जो भी था मैक्सिमम लीड टाइम, वो वाला नहीं। जो दूसरा वाला फॉर्मूला था वो हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे, मैं थोड़ा सा इधर उधर करके लिख रहा हूं, हम बोलते थे एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस मिनिमम स्टॉक, यही लिखते थे। बस यहां पे मिनिमम स्टॉक की जगह मैं बोल देता हूं सेफ्टी स्टॉक। इस फॉर्मूला को अगर आप नजर करोगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यार मैं देख रहा हूं कि मैं एवरेज जितना मेरे पास एवरेज कंजम्पशन जितनी है इनटू एवरेज जितना मेरे को नए स्टॉक में डिलीवर करने में टाइम लगता है, मैं अपने पास रीऑर्डर लेवल इतना तो रखूं कि मैं एवरेज जो मेरी यूजेज है उसको मीट कर पाऊं। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या था, वो लेवल जिस लेवल के बाद मुझे फ्रेश ऑर्डर प्लेस करना है, यही मतलब था। तो मैं रीऑर्डर लेवल सेट करते वक्त क्या थिंकिंग रख रहा हूं कि मेरे पास रीऑर्डर लेवल मैं इतना रखूं कि भाई मैं एवरेज डिमांड तो या जो भी एवरेज यूजेज को तो मीट कर पाऊं, प्लस इसके अलावा कुछ एडिशनल, कुछ मानो कोई अनफोर्सीन डिमांड आ गई, कोई सडन डिमांड आ गई, अगर अपार्ट फ्रॉम एवरेज कंजम्पशन, अपार्ट फ्रॉम एवरेज यूजेज मेरे पास कोई सडन डिमांड आ गई, मैं वो भी मीट कर पाऊं। तो रीऑर्डर लेवल रखते वक्त, सेट करते वक्त मैं ये सोच रहा हूं कि मैं एवरेज यूजेज के साथ साथ मैं कोई एक्स्ट्रा थोड़ा सा रखूं ताकि मेरी कोई सडन डिमांड अगर आ गई तो वो भी मैं मीट कर पाऊं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो मिनिमम स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक रखा जाता है वो किसी लिए रखा जाता है कि भाई हम कुछ एक्स्ट्रा रख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम माय नॉर्मल यूजेज, कि कोई सडन डिमांड आ गई जो मुझे पता नहीं था या जो मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, उसको मीट करने के लिए भी मेरे पास स्टॉक रहना चाहिए मेरे स्टोर्स के अंदर। ये वही बात है, मैंने दूध का एग्जांपल लिया था, दूध का एग्जांपल मैंने लिया था कि भाई हम एक पर्टिकुलर, मैं मेरे भगोने में, मेरे पतीले में एक पर्टिकुलर लेवल पे जब दूध पहुंच जाता था तो मैं बोलता था मैं नया दूध का ऑर्डर प्लेस करता था। तो वो कितने लेवल है उसको मैं डिसाइड करने के लिए मैं क्या सोच रहा हूं कि यार मेरी नॉर्मल यूजेज जो है, नॉर्मल मेरे घर में जो घर वालों के लिए चाय कॉफी बन रही है उसके लिए तो दूध रहना ही चाहिए, प्लस अगर कोई सडन रिक्वायरमेंट पड़ जाए, मानो घर से अचानक से कोई मेहमान आ गए, अब घर में मेहमान आएंगे तो उनको चाय कॉफी ऑफर करनी पड़ेगी, तो मेरे पास इतना भी दूध रहना चाहिए कि मेरी खुद की कंजम्पशन के साथ साथ अगर मानो कोई मेहमान घर पे आ गए जिनको चाय कॉफी ऑफर करनी पड़ जाए, बनानी पड़ जाए, उस चाय कॉफी के लिए भी मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध रहना चाहिए। बस यही सेफ्टी स्टॉक है कि जो सडन डिमांड हो, उस सडन डिमांड को मीट करने के लिए मैं जो एक्स्ट्रा स्टॉक रख रहा हूं इसी को सेफ्टी स्टॉक बोल दिया, और इसी को हम मिनिमम स्टॉक भी वहां पे बोल देते हैं। इसी को बेसिकली यूज करके हम मिनिमम स्टॉक भी निकालते हैं। तो आपको पहली ये लिंक मेरी समझ आई सेफ्टी स्टॉक की, बहुत जरूरी है समझना, बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला कि मैंने सेफ्टी स्टॉक मानो 200 यूनिट सोच रखा है कि 200 यूनिट में मेरा काम चल जाएगा, लेकिन मानो अपार्ट फ्रॉम एवरेज कंजम्पशन ऑफ कोर्स मेरे पास सडन डिमांड अब मैंने बोला 300 यूनिट की आ गई, तो मैं कितनी मीट नहीं कर पाऊंगा, 100 यूनिट की डिमांड में मीट नहीं कर पाऊंगा, ये मैंने बोला। और इसी को मैंने क्या बोल दिया था, स्टॉक आउट। इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक आउट। आप खुद सोचो इस स्टॉक आउट की वजह से क्या मेरा एज अ कंपनी नुकसान होगा, क्या मेरा एक लॉस होगा? द आंसर इज यस, लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि अगर मैं ये 100 यूनिट सप्लाई नहीं कर पाया तो वो कस्टमर ये 100 यूनिट का मेरा वेट करेगा नहीं, उसको तो तुरंत चाहिए भाई। क्या मतलब अच्छा एग्जांपल नहीं है, बेटर है, लेकिन अगर मेहमान आए, अगर मैं उनको चाय ऑफर नहीं कर पाया तो क्या वो वेट करेगा कि कोई नहीं आप दूध मंगवा लो फिर चाय पिला देना? मेहमान वेट थोड़ी करेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम घर जाके चाय पी लेंगे या हम बाहर टपरी पे जाके चाय पी लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरा एक लॉस हो गया ना, मेरा एक लॉस हो गया। अब मेहमान घर से बाहर जाएंगे तो बोलेंगे अरे देखो ये चाय तक नहीं दे पाए, हम घर गए इनकी ये चाय तक नहीं दे पाए, मेरी इमेज खराब हो जाएगी कि मैं अपने मेहमानों को चाय नहीं तक भी ऑफर नहीं कर पाया। तो मेरा नुकसान क्या हो रहा है, कंपनी का नुकसान क्या हो रहा है? एक तो कस्टमर चला जाएगा कहीं और, तो मेरा प्रॉफिट चला गया, उस 100 यूनिट पे मैं जो प्रॉफिट कमा सकता था वो चला गया। दूसरा नुकसान क्या हुआ, मेरी इमेज भी खराब हो गई, मेरी मार्केट में इमेज खराब हो गई, क्योंकि कस्टमर को मैं जब डिमांड उसकी मीट नहीं कर पाया तो मेरी इमेज भी खराब हो गई। तो स्टॉक आउट का एक कॉस्ट होता है, स्टॉक आउट इज अ वेरी बैड सिचुएशन, कि इसकी वजह से मेरा दो तरह का नुकसान होता है। मैंने बोला एक नुकसान होता है फाइनेंशियल नुकसान, यानी जो मैं प्रॉफिट कमा सकता था उस 100 यूनिट पे और वो मेरा चला गया, एक वो नुकसान है।
दूसरा नुकसान होता है मेरा नॉन फाइनेंशियल, जिसको हमने बोला लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, कि मेरी मार्केट में रेप्यूटेशन खराब हो गई। तो ये दोनों भी मेरे लिए स्टॉक आउट के कॉस्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टॉक आउट का कॉस्ट। ठीक है जी। तो इसीलिए इसीलिए अब बहुत जरूरी हो जाता है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, कि ये जो हम सेफ्टी स्टॉक निकाले, ये हम जो सेफ्टी स्टॉक निकाले कि हम कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करें, इसको निकालने के लिए हमको, इसको डिटरमाइन करने के लिए हमको स्टॉक आउट सिचुएशन को दिमाग में रखना पड़ता है कि भाई अगर हम सेफ्टी स्टॉक बहुत कम रखेंगे तो स्टॉक आउट हो जा सकता है मेरा, और उस स्टॉक आउट का कुछ कॉस्ट आएगा। लेकिन अगर आप बोलो सर ऐसा है ना, ऐसा है तो आप सेफ्टी स्टॉक ज्यादा कर दो, आप सेफ्टी स्टॉक ज्यादा कर लो, 200 यूनिट की जगह मान लो 500 यूनिट तक सेफ्टी स्टॉक रख लो, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर मैं सेफ्टी स्टॉक एक्स्ट्रा रखूंगा तो उस एक्स्ट्रा स्टॉक को कैरी करने का, स्टोर करने का भी तो कॉस्ट आएगा, कैरिंग कॉस्ट भी तो आती है। अगर मैं अपने स्टोर में ज्यादा सामान मेंटेन करता हूं तो कैरिंग कॉस्ट भी आती है। तो अगर मैं अपना सेफ्टी स्टॉक जरूरत से ज्यादा रखूंगा तो मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, बहुत कम रखूंगा तो मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ सकती है। तो फंस गया ना मैं, बीच में फंस गया कि अगर बहुत कम सेफ्टी स्टॉक रखूं तो मेरा स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ सकता है, लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा सेफ्टी स्टॉक रखूंगा तो उसकी वजह से कैरिंग कॉस्ट बढ़ सकता है। तो ये फिर से एक वही सिचुएशन हो गई जैसे हमने ईओक्यू में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बीच में एक इनवर्स रिलेशन बिठाया था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करने जाऊंगा तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, कैरिंग कॉस्ट कम करने जाऊंगा तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। तो उसी तरह की प्रॉब्लम यहां पे भी अराइज हो गई कि अगर मैं अपना, अब वो प्रॉब्लम आई कैरिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट में, कि मैं स्टॉक आउट कॉस्ट कम करने जाऊंगा तो मुझे सेफ्टी स्टॉक ज्यादा रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, और अगर मैं कैरिंग कॉस्ट कम करना चाहता हूं उसके लिए मुझे अपना सेफ्टी स्टॉक कम करना पड़ेगा, तो मेरा स्टॉक आउट कॉस्ट ज्यादा आ सकता है। तो इसका मतलब मुझे सेफ्टी स्टॉक मुझे एक्चुअली कितना रखना है, ये डिटरमाइन करने के लिए मुझको एक बैलेंस रखना पड़ता है कि एक स्टॉक आउट कॉस्ट है, एक कैरिंग कॉस्ट है, दोनों के बीच का मुझे एक बैलेंस रखना पड़ता है, और उस बैलेंस को ही, मतलब उस बैलेंस रख के ही हमको एक सेफ्टी स्टॉक डिटरमाइन करना पड़ता है। मेरी बात समझ आई? तो अगर आप तीसरा पॉइंट पढ़ोगे, हमने यही लिखा था कि अगर आपको डिसाइड करना है, जब आपको डिसाइड करना है कि आप इन्वेंट्री लेवल कितना रखो, यहां पे हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं वही सेफ्टी स्टॉक की, मेजरली हम सेफ्टी स्टॉक की बात कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज कंजम्पशन, एवरेज यूजेज के लिए मुझे कितना स्टॉक चाहिए तो मुझे हमेशा पता रहेगा। मेन प्रॉब्लम आएगी सेफ्टी स्टॉक के लिए कि हम सडन डिमांड के लिए कुछ एक्स्ट्रा रख रहे हैं, उसको डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम आएगी। एवरेज यूजेज तो मुझे पता ही है कि मेरी नॉर्मल डे टू डे यूजेज कितनी है, मेरे घर में दिन में कितनी बार चाय बनती है, कितनी बार कॉफी बनती है, मुझे पता ही है। प्रॉब्लम कहां है कि मुझे ये नहीं पता कि सडनली कोई मेहमान घर में आ गए तो मैं उनको कैसे चाय दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो वो डिटरमाइन करने के लिए हमको एक बैलेंस रखना पड़ता है, जिसको यहां वर्ड यूज किया गया ट्रेड ऑफ बिटवीन स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। वही तो दो चीजों के बीच में हमें बैलेंस करना है, स्टॉक आउट कॉस्ट के बीच में और कैरिंग कॉस्ट के बीच में। ये करने के लिए, मतलब ये हमें ऐसे करना है ताकि हमारी ओवरऑल इन्वेंट्री की कॉस्ट सबसे कम हो जाए, कम से कम रहे। तो यहां पे पता है इसका मतलब क्या है? अब आपको लिखना भी है मेरे साथ साथ, और आप कोशिश करना लिखते लिखते समझना। फॉर दिस सेफ्टी stock is taken as that level, safety stock is taken as that level at which total of expected stock out cost and carrying cost, total of stock out cost and carrying cost is minimum, इसमें आप एक्सपेक्टेड वर्ड के अराउंड बादल बनाना। ये जो मैंने एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट लिखा, क्योंकि देखो स्टॉक आउट कॉस्ट है, ये फ्यूचरिस्टिक चीज है भाई। फ्यूचर में एक्चुअली में मेरे घर में मेहमान आएंगे कि नहीं आएंगे ये मेरे को नहीं पता, तो इसके लिए मेरे को अंदाजा लगाना पड़ता है पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी का।
इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, प्रोबेबिलिटी का, बिकॉज ये फ्यूचरिस्टिक चीज है। कैरिंग कॉस्ट आप निकाल लोगे भाई, आप एट एनी सेफ्टी स्टॉक लेवल, किसी भी सेफ्टी स्टॉक लेवल पे आप इजीली कैरिंग कॉस्ट निकाल सकते हो कि भाई अगर मैं सेफ्टी स्टॉक अपना 200 मेंटेन करता हूं तो उस पर कितनी कैरिंग कॉस्ट आएगी, अगर मैं अपना सेफ्टी स्टॉक 400 रखता हूं तो उस पर कितनी कैरिंग कॉस्ट आएगी। तो कैरिंग कॉस्ट तो मैं इजीली डिटरमाइन कर सकता हूं, लेकिन फ्यूचर में मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी होगी ये नहीं कर सकता। कि भाई अगर मैंने 200 यूनिट का स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है और फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड डिमांड, सडन डिमांड आ गई, वो कितनी डिमांड आएगी सडन, ये मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता। सडन डिमांड कितनी आएगी, उसके लिए मुझे पास्ट एक्सपीरियंस को, हिस्ट्री को देखते हुए एक प्रोबेबिलिटी निकाल के, इसको एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगा के अंदाजा लगाना पड़ता है कि कितनी स्टॉक आउट कॉस्ट हो सकता है, कि 200 यूनिट पे, 200 यूनिट के सेफ्टी स्टॉक पे अंदाजन कितना स्टॉक आउट कॉस्ट बन सकता है। वहीं अगर मैं अपना 500 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखूं तो उस 500 यूनिट पे मेरा स्टॉक आउट कॉस्ट कितना हो सकता है, ये मुझे अंदाजा लगाने के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी का यूज करना पड़ता है। इसलिए हमने जो टर्म यूज करी वो करी एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी का यूज करना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ गई। और दूसरी बात, जैसे हमने ईओक्यू निकालते वक्त जब हमें बैलेंस करना था, हमें ईओक्यू में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में बैलेंस करना था, तो हमने बोला था ईओक्यू लेवल वो लेवल है जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमम आता है, उसी को हम ईओक्यू बोलते थे। बस सेम तरीका हमने यहां पे भी लगा दिया। अब हमने बोला कि यहां पे हम वो स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक मानेंगे जिसके ऊपर मेरा एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिला के सबसे मिनिमम आए। तो बिल्कुल सिमिलर थिंकिंग है। हाँ, निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा, बिकॉज ईओक्यू में क्या करा था हमने, वहां तो एक फॉर्मूला बना लिया था, लेकिन यहां फॉर्मूला नहीं बनता, यहां में एक हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करना पड़ता है। हमें हिट एंड ट्रायल लगा के ही निकालना पड़ता है कि कितना हमारा लोएस्ट आएगा। जैसे एक क्वेश्चन हमने ईओक्यू का भी करा था, जहां पे हमने हिट एंड ट्रायल लगाया था। अलग अलग लेवल जब दे रखे थे क्वेश्चन वाले ने, तो हमें हिट एंड ट्रायल हर लेवल पे निकाल के, हमने याद है पिछले क्लास में मिनिमम कॉस्ट वाला सिलेक्ट किया था, रेंज वाला जो क्वेश्चन था, उसी तरह का काम आपको यहां पे भी करना पड़ता है। आपको हिट एंड ट्रायल लगा के पूरा हर अलग अलग लेवल के ऊपर टोटल ऑफ एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट निकालना पड़ता है, और उसका जहां पे भी टोटल जिस भी लेवल पे मिनिमम आता है आपको वो लेवल को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो उसी प्रकार का सेम काम आपको यहां पे भी करना है। चलो जी, तो यहां तक तो बताओ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए, तभी आप अब जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक नया क्वेश्चन ऐड किया गया आपके नई स्टडी मटेरियल में, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है। तो इसलिए वो समझने के लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। चलो जी, आओ। तो अब आना आप क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन है रादर, एक इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आना। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 7 की प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान है, लेकिन अगर आप उसका डेटा नहीं समझ पाए कि वो जानकारी आपको क्या बोल रहा है, अगर वो नहीं समझ पाए, और ऑफ कोर्स जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप वो नहीं समझ पाए तो फिर ये क्वेश्चन करने में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बच्चों को रटना पड़ता है और रट के क्वेश्चन हो नहीं पाता। तो हमें नहीं रटना, हमें समझ के करना है बातों को। तो इलस्ट्रेशन 7 पे आना, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करना, रादर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ऐसा, क्योंकि एक तो ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, हालांकि पुराने स्टडी मटेरियल में हुआ करता था, पुराने से पुराने में, मतलब पुराने से पुराना एडिशन जो था उसमें होता था, फिर हट गया ये क्वेश्चन, अब दोबारा आ गया। मतलब इस टॉपिक के साथ अजीब खिलवाड़ करता है इंस्टीट्यूट, कभी टॉपिक हटा देता है, कभी कोई क्वेश्चन हटा देता है, कभी कोई नया क्वेश्चन डाल देता है, कभी उस क्वेश्चन को हटा देता है और कभी उसी क्वेश्चन को वापस डाल देता है, तो ऊपर नीचे करता रहता है। तो अब ये क्या है कि अब जो न्यू कोर्स का स्टडी मटेरियल है उसमें फिर से ऐड हुआ है क्वेश्चन, तो इसलिए अब ये इंपॉर्टेंट बन गया फॉर एग्जाम, और अच्छा क्वेश्चन भी है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ो ये क्या कह रहा है। ये कहता है मेसर्स टायरो ट्यूब ट्रेडर्स ट्रेड्स इन 4-व्हीलर टायर्स एंड ट्यूब्स। तो मेसर्स टायरो ट्यूब्स मतलब कंपनी का नाम है, ये 4-व्हीलर के टायर्स एंड ट्यूब्स में, मोटा मोटा टायर्स में डील करता है, जैसे एमआरएफ, अपोलो, ये सब कंपनी है, ये टायर्स में डील करती है, तो ये उसी में डील करता है। इट स्टॉक्स सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल
वो कहता है कि भाई हम एक सफिशिएंट क्वांटिटी रखते हैं, हर गाड़ियों के टायर की सफिशिएंट क्वांटिटी रखते हैं, वही कि भाई डिमांड आ जाए तो हमारे पास टायर रहने चाहिए, हमारे पास स्टॉक रहना चाहिए। In the year 2000, in the year end 2022-23, the report of sales manager revealed that Messrs Tyro Tubes experienced stock out of tires. तो भाई हमारे मैनेजर ने पिछला साल, मतलब जो साल बीत गया, उस बीते हुए साल की कुछ उसने स्टॉक आउट से रिलेटेड जानकारी दी। तो अब आप अगले पेज में देखोगे तो एक टैबुलर फॉर्म में थोड़ा सा कुछ आपको जानकारी दी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस डेटा को समझ गए तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो देखो कह रहा है स्टॉक आउट डेटा, वो कह रहा है स्टॉक आउट ऑफ टायर, 100 टायर का स्टॉक आउट हो गया, मतलब हम 100 टायर की डिमांड नहीं मीट कर पाए पूरे साल में, ये ऐसा 2 बार हुआ। 80 टायरों की डिमांड हम मीट नहीं कर पाए, ऐसा 5 बार ही हुआ। 50 टायरों की डिमांड हम मीट नहीं कर पाए, ऐसा 10 बार ही हुआ। 20 टायरों की हम डिमांड नहीं पूरी कर पाए, ऐसा 20 बार ही हुआ। 10 टायरों की हम डिमांड मीट नहीं कर पाए, ऐसा 30 बार ही हुआ। और 0 टायर की, मतलब कोई भी टायर की स्टॉक आउट कुछ भी नहीं हुआ, सिंपली स्पीकिंग, ऐसा 33 बार ही हुआ। लेकिन यहां पे जो वो स्टॉक आउट ऑफ टायर्स की बात कर रहा है, इस बात को समझना, ये नंबर ऑफ टाइम्स इज नॉट द प्रॉब्लम, वो तो आसान हो गया। ये स्टॉक आउट की जो ये क्वांटिटी बता रहा है, उसने अलग अलग क्वांटिटी बताई, 100 टायर, 80 टायर, 50 टायर, 20 टायर, 10 टायर, मेनली तो ये 0 तो चलो छोड़ दो एक बार। ये पता है क्या बता रहा है, ये आपको सडन डिमांड के बारे में बता रहा है, ये आपको सडन डिमांड के बारे में बता रहा है। भाई स्टॉक आउट मैंने आपको इतनी कहानी समझाई क्यों, कि स्टॉक आउट होगा किसके लिए, सडन डिमांड की वजह से होगा। भाई नॉर्मल यूजेज के लिए तो होगा ही नहीं ना, यही तो कहानी हमने सीखी कि सडन डिमांड जब आएगी तब आपका स्टॉक आउट का सिचुएशन आएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको सडन डिमांड के बारे में बता रहा है कि 100 यूनिट की, 100 टायरों की सडन डिमांड आएगी, तो ऐसा 2 बार हुआ। 80 टायरों की सडन डिमांड आई, ऐसा 5 बार ही हुआ, एंड सो ऑन। ऐसी जानकारी आपको दे रहा है। नॉर्मल यूजेज को भूल जाओ, यहां पे सडन डिमांड के बारे में बात हो रही है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब पता है क्या, इससे अगर आपको यह बात समझ आई तो इससे मेरे को यह समझ आ गया कि एक तो मैक्सिमम सडन डिमांड जो आएगी, कितनी आएगी बताओ, ज्यादा से ज्यादा, मतलब पुराने डेटा देखते हुए मैक्सिमम कितनी सडन डिमांड आ पाएगी, मैक्सिमम सडन डिमांड 100 टायरों की आएगी, इससे ज्यादा की नहीं आएगी, एज पर माई प्रीवियस ईयर डेटा। अब एक्चुअल तो देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर डेटा के हिसाब से मुझे यह समझ आया कि मैक्सिमम 100 टायरों की सडन डिमांड आएगी, और उसको मैं मीट नहीं कर पाऊंगा, ऐसा 2 बार हुआ। उसको मैं सडन 100 यूनिट की मैं सडन डिमांड मीट नहीं कर पाया, ऐसा 2 बार ही हुआ, और ऐसा हुआ। ये आपको बता रहा है। और उसके लिए उसने अलग 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 स्पेसिफिक क्वांटिटी बताई है, हमें इसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को लेके चलना है। 100, 80, 50, 20, 10 एंड 0 तो ज्यादा ध्यान नहीं देना, मेनली 10 तक आपको ध्यान देना। तो इस टेबल को समझ पाए? अगर टेबल समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। चलो आगे उसने आपके लिए कुछ इजी काम आपका आसान करने के लिए जानकारी दी है। उसने बोला मेसर्स टायरो ट्यूब्स लूजेस ₹150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। तो ये देखो आपको पर यूनिट स्टॉक आउट कॉस्ट दे रहा है, आपको मैं ज्यादा नहीं सोचना कि स्टॉक आउट की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। क्वेश्चन वाला खुद ही बता रहा है कि ₹150 पर यूनिट की स्टॉक आउट कॉस्ट होती है, कि भाई अगर 100 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ तो 150 इंटू 100 ₹15,000 का मेरा स्टॉक आउट कॉस्ट होगा। एंड स्पेंड्स ₹50 पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को कैरी करने के लिए कितने का कॉस्ट आता है? ₹50 पर यूनिट का कॉस्ट आता है। तो अगर आप बोलो कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो 100 टायर रखूंगा, अगर 100 टायरों की सडन मैक्सिमम डिमांड आ सकती है तो मैं तो सर 100 पूरी टायर लेके चलूंगा, स्टॉक पे अपने 100 टायर रख के चलूंगा कि ठीक है 100 टायर की अगर सडन डिमांड आ गई तो मेरे पास 100 टायर रखे हो। तो मैं बोलूंगा यार रख लो, लेकिन अगर 100 टायर रखोगे तो ₹50 पर यूनिट का आपका कैरिंग कॉस्ट भी है, तो 100 इंटू 50 यानी ₹5,000 का आपका उसका कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा। तो हमने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा कि हमें अंदाजे से स्टॉक आउट कॉस्ट को निकालना है और हमको कैरिंग कॉस्ट को, दोनों को लेके उनके बीच का बैलेंस सेट करना है, और हमें वो स्टॉक सेलेक्ट करना है जिसमें हमारा टोटल ऑफ एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट एंड टोटल ऑफ कैरिंग कॉस्ट जो है उसको मिनिमम आए। बात समझ में आ गई? और इसके लिए हमें एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
तो आप अपने क्वेश्चन में यहां पे लिख लो ये बात इस टेबल की इस पहले कॉलम में कि ये सडन डिमांड के बारे में बता रहा है, ताकि आप जब खुद से पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगी बात। नहीं तो क्या है कि ये बात बच्चे समझ नहीं पाते, भूल जाते जो भी है, जिसकी वजह से उस क्वेश्चन में फिर वो अटक जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन में अटक जाते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं आपको जो काम कराऊंगा, मैं चाहता हूं कि हम प्रोबेबिलिटीज निकाल लें। सबसे पहला काम हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालने वाला काम। तो आप सोल्यूशन में आना, इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो मेरे साथ साथ करना, जैसे जैसे मैं कराऊं वैसे वैसे आपको करना है समझते हुए। तो पहले हमें कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और वो प्रोबेबिलिटी भी निकालते वक्त आप समझते रहना कि आप किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। तो ऐसी पे वापस से फिर से एक टेबल जो क्वेश्चन वाले ने टेबल दी है वो टेबल एक बार वापस से बना लो। स्टॉक आउट ऑफ टायर्स, स्टॉक आउट ऑफ टायर्स, और ब्रैकेट में फिर से यहां पे भी भाई लिख लो, बेसिकली दिस इज नथिंग बट सडन डिमांड, सडन डिमांड। इसका मतलब ये सडन डिमांड के बारे में बात कर रहा है और नंबर ऑफ टाइम्स उसने बता रखा है। और प्रोबेबिलिटी निकालना तो आपने मेरे से बेहतर सीख रखा है, मेरे को लगता है मेरे से ज्यादा आप एक्सपर्ट हो गए, वो तो मेरे को लगता है आप निकाल पाओगे। तो पहले क्वेश्चन वाले का डेटा लिखते हैं। 100 टायर का है 2, 80 टायर का है 5, 50 टायर का है 10, 20 टायर का है 20, 10 टायरों का है 30 और 0 का है 33। मुझे फटाफट से बताओ इन सब पर टोटल कितना आ रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स का सबका टोटल कितना है? 7, 10, 17, 17 और 20, 37, 67 प्लस 33, क्या ये 100 आ रहा है टोटल? ठीक है, तो मुझे बताओ क्या आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो? ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो? तो 100 टायरों का जो है, मतलब 100 टायरों का सडन डिमांड 2 बार हुआ 100 में से, 100 में से 2 बार ही हुआ, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2% आ गई। 2% की आ गई, 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। लेकिन आप अपनी सिंपलिसिटी के लिए परसेंटेज लिखने की जगह इसको पॉइंट्स में लिखना, 0.02 है ये 2%, बट आगे कैलकुलेशन अपनी ताकि आसान हो हमारी, उसके लिए आप हमें से पॉइंट्स में लेके चलेंगे, इससे हमारे लिए इजी रहेगा काम। इसी तरह से 80 टायरों का सडन डिमांड होगा, ऐसा 5 बारी होगा 100 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0.05। इसकी हो गई 0.10, इसकी हो गई 0.20, इसकी हो गई 0.30, इसकी हो गई 0.33। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का हमें पता ही है कि टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी, अगर पॉइंट्स में लिया तो 1, नहीं तो परसेंट में 100। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई 1। तो प्रोबेबिलिटी निकाल ली, पहले प्रोबेबिलिटी समझ आ गई। प्रोबेबिलिटी क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें स्टॉक आउट कॉस्ट एक्सपेक्टेड वाला लेना है, हम फ्यूचरिस्टिक वे में सोच रहे हैं, तो वी हैव टू कंसीडर द प्रोबेबिलिटी की एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट कितना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करना है? अब हमें अलग अलग सेफ्टी स्टॉक के लेवल पे चेक करना है कि इस सेफ्टी स्टॉक लेवल पे एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट कितना होगा, उस पे कैरिंग कॉस्ट कितना होगा और उसका फिर टोटल कितना होगा, ताकि हम लोग वो स्टॉक लेवल आइडेंटिफाई कर पाए जहां पे दोनों का टोटल सबसे कम आए। तो असली जो काम है वो यही है। तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। चलो भाई, अब ये हेडिंग डालनी है और इसको थोड़ा सा एक टेबुलर फॉर्म में करना पड़ेगा, तो आपको अच्छी सी जगह लेके करना है, कैलकुलेशंस वगैरह में सब करनी है। सॉरी सॉरी। तो देखो इसमें आप क्या क्या कॉलम बना लो। एक कॉलम बनाना सेफ्टी स्टॉक लेवल का, सबसे मेन ये हमारा सेफ्टी स्टॉक लेवल है, यूनिट्स में है सब कुछ। यूनिट्स मतलब नंबर ऑफ टायर्स हो गया। तो अलग अलग सेफ्टी स्टॉक के लेवल लेने हैं और ज्यादा नहीं लेने हमें, कोई ये नहीं कि आप सब लेते बैठो। जो क्वेश्चन ने अलग अलग बता रखे यूनिट्स, बस वही लेके चलने। जो जो यूनिट ऑफ सडन डिमांड बता रखी है क्वेश्चन ने, वही हमें सेफ्टी स्टॉक लेना है। कि 100 हो सकती है तो हम 100 का सेफ्टी स्टॉक ले सकते हैं, 80 की सडन डिमांड हो सकती है तो हम 80 का भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन।
ठीक है, तो वो अभी समझ आएगा। तो हम देखेंगे इसमें स्टॉक आउट यूनिट्स कितना होगा, कि भाई अगर मैंने कोई पर्टिकुलर सेफ्टी स्टॉक लिया तो व्हाट विल बी द स्टॉक आउट यूनिट, क्या क्या स्टॉक आउट की क्वांटिटी हो सकती है, वो क्वांटिटी जो डिमांड, जो सडन डिमांड में मीट नहीं कर पा रहा, वो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसके लिए हम ऊपर की प्रोबेबिलिटीज का यूज करेंगे। अच्छा, इसके हिसाब से फिर हम लेंगे व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट। एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, इसका कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाना इसमें, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी वगैरह भी मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, तो थोड़ी सी इसकी जगह छोड़ के रखना। और यहां मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, इसको मैंने बोल दिया ए, इस कॉलम को मैं ए बोल रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट तो ये सब रुपीज में ऑफ कोर्स, इसको मैंने बोल दिया बी। और फिर लास्ट कॉलम रिलेटिवली छोटा बना सकते हो, मतलब इसका है टोटल कॉस्ट। यहां पे टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, टोटल ऑफ एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट प्लस टोटल ऑफ आपका कैरिंग कॉस्ट, ए प्लस बी। तो हमें मेन यही निकालना है। और इसी कॉलम में हमें फाइनली देखना पड़ेगा कि कौन से लेवल पे टोटल कॉस्ट मेरी सबसे कम आ रही है, टोटल ऑफ स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सबसे कम किस में आ रही है, ये हमें फाइनल इस कॉलम में निकालना है, विच इज ए प्लस बी। तो फटाफट से एक कॉलम बना के मुझे डन बताना, समझ गए, मतलब बना लिया है कॉलम आपने मेरे साथ साथ। सेफ्टी स्टॉक, स्टॉक आउट की यूनिट्स, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, इसका कॉलम थोड़ा बड़ा रखना, कैरिंग कॉस्ट का भी थोड़ा सा बड़ा रखना, इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी, और फाइनल लास्ट कॉलम टोटल कॉस्ट ए प्लस बी। चलो, तो मेरे साथ शुरू करना, करते 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 मेरे को उम्मीद है कि आपको बात मेरी समझ आ जाएगी और आप मेरे से ज्यादा जल्दी जल्दी इसको अब आगे जाके कर लोगे, ठीक है। मैंने बोला हमें सारे सेफ्टी स्टॉक नहीं लेने, हमने क्या बोला, हमने बोला मैक्सिमम सडन डिमांड 100 आ सकती है। तो वैसे सोचने वाला बंदा बोल सकता है यार 0 से लेकर 100 तक आपकी सेफ्टी स्टॉक कितनी भी ले सकते हो, आप इस रेंज के अंदर आप कुछ भी सेफ्टी स्टॉक ले सकते हो। आप 12, 14, 16, 18, 21, 24, 34, 48, 0 से 100 के बीच में कितने 100 नंबर है, आप कितनी की भी सेफ्टी स्टॉक ले सकते हो। तो आपको पागलों की तरह सारी स्टॉक लेवल नहीं लेनी, आपको सिर्फ वही लेनी है जो क्वेश्चन ने बताई है, जो सडन डिमांड की यूनिट्स क्वेश्चन ने बताई है, 100, 80, 50 एंड सो ऑन, यही आपको लेनी है, वरना आपका काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो सडन डिमांड्स क्वेश्चन ने बता रखी है हमें वही लेके चलनी है। तो मेरे को लगता है उसके लिए मैं यहां अपनी टेबल यहीं से देख सकता हूं। तो मेरी जैसे पहली सबसे मैं हाईएस्ट से शुरू करता हूं, मैं सबसे मैक्सिमम बोलता हूं। भाई कोई भी जिसको जानकारी नहीं है चीजों की वो क्या बोलेगा, मैं किसी को बोलूंगा यार देखो मेरे पास मैक्सिमम सडन डिमांड 100 यूनिट की आ सकती है, मेरे पास मैक्सिमम 100 यूनिट की सडन डिमांड आ सकती है। तो कोई भी लेमैन इंसान बोलेगा यार अगर तुमको पता ही है अगर 100 यूनिट की सडन डिमांड मैक्सिमम आ सकती है तो तुम एक काम करो ना, तुम सेफ्टी स्टॉक 100 ही लेके चलो। जब 100 रुपए की मैक्सिमम डिमांड आ सकती है तो आप 100 यूनिट रखो अपने पास सेफ्टी स्टॉक की, मैक्सिमम डिमांड 100 की 100 आ गई तो आप सारी मीट कर जाओगे। तो मुझे सोच के बताना, अगर मैं बोल रहा हूं कि 100 की मैक्सिमम डिमांड आ सकती है और मैं 100 का ही सेफ्टी स्टॉक रख रहा हूं हमेशा अपने पास, तो मेरे पास स्टॉक आउट यूनिट्स कितने होंगे। अगर मैं 100 की सेफ्टी स्टॉक रखूंगा तो मेरे स्टॉक आउट यूनिट्स कितने होंगे, अगर मैक्सिमम डिमांड 100 की आ गई 0। तो अगर मैं भाई स्टॉक आउट यूनिट्स अपने 100 के 100 सॉरी सेफ्टी स्टॉक अगर मैं 100 रखता हूं तो मेरा कभी स्टॉक आउट तो होगा ही नहीं, मेरा कभी स्टॉक आउट होगा ही नहीं। और जब स्टॉक आउट नहीं होगा कोई तो क्या स्टॉक आउट की कॉस्ट होगी, क्या स्टॉक आउट की कॉस्ट होगी कोई भी। जब स्टॉक आउट ही नहीं होगा तो स्टॉक आउट की तो कॉस्ट कुछ होगी ही नहीं, 0 रहेगी। तो यहां आपको प्रोबेबिलिटी लेने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन वाले ने जबरदस्ती ले रखी है आंसर में, आपको लेने की जरूरत ही नहीं भाई। जब स्टॉक आउट कॉस्ट ही 0 होगा तो किस बात की प्रोबेबिलिटी, आप कोई भी प्रोबेबिलिटी लोगे उसको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो अल्टीमेटली आंसर तो 0 ही आएगा। तो स्टॉक आउट कॉस्ट विल बी निल। लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने आपको हिंट पहले दिया था, अगर मैं 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो इसकी वजह से मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कैरिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा भाई। तो अगर मैं 100 यूनिट रख रहा हूं हमेशा अपने पास तो पर यूनिट मेरी कैरिंग कॉस्ट कितनी है, क्वेश्चन ने बताई थी, पर यूनिट की कैरिंग कॉस्ट बताई थी 50। तो अगर मैं स्टॉक आउट को 0 रखना चाहता हूं
तो मेरे को 50 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से टोटल 5,000 रुपए का कैरिंग कॉस्ट रखना इनकर करना पड़ेगा। तो टोटल मेरी कॉस्ट कितनी आ गई, ए प्लस बी 5,000। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 5,000 आ गई। पॉइंट समझ आ गया। चलो नेक्स्ट लेवल क्या लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले ने बोला कि सडन डिमांड किसकी आ सकती है, 80 की आ सकती है। तो दूसरे व्यक्ति ने मुझे बोला एक काम करो, जब 80 यूनिट की सडन डिमांड आ सकती है तो तुम एक काम करो 80 का सेफ्टी स्टॉक बना के चलो, 80 का सेफ्टी स्टॉक बना के चलो। तो फिर से मेरा वही सवाल है, ध्यान से सुनना। अगर मैं 80 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके चलता हूं और 80 तक की ही मेरी सडन डिमांड आएगी तो मेरा कोई भी स्टॉक आउट होगा नहीं। अगर मेरे पास 80 तक की ही सडन डिमांड आएगी तो कोई भी मेरा स्टॉक आउट कभी होगा नहीं। लेकिन मेरी मैक्सिमम डिमांड आ कितनी की सकती है, 80 से ऊपर। 80 से ऊपर मेरी 100 की भी डिमांड आ सकती है। तो यार अगर 80 से ऊपर मैंने बोला 100 की सडन डिमांड आ सकती है तो उस केस में फिर मेरे को कितने का स्टॉक आउट हो जाएगा, 20 यूनिट का, 20 यूनिट्स का हो जाएगा। 80 तक में तो नहीं होगा, लेकिन 80 से ऊपर मैंने देखा 100 की सडन डिमांड आ सकती है। तो अगर 100 की आ गई तो मेरा स्टॉक आउट यूनिट कितना हो जाएगा, 20 यूनिट का। और मुझे बताओ ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 100 यूनिट की सडन डिमांड आ जाएगी। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.02 है। 100 यूनिट की सडन डिमांड आ जाएगी तभी तो मेरा यहां 20 यूनिट का स्टॉक आउट होगा। और ऐसा होने की सडन प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.02 है। क्या इस बात को आप समझ पाए। ठीक है, अगर ये समझ गए, अगर ये बात समझ आ गई, आगे का काम कुछ नहीं है। आगे का काम मुझे लगता है आप कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी है, देखो कैसे करोगे। हमें निकालनी है एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट। तो मैंने बोला 20 यूनिट का स्टॉक आउट है और पर यूनिट स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी बताई थी क्वेश्चन ने, 150 रुपीज, 150 रुपीज। लेकिन इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो चलो आगे मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट 3,000 है, जो भी है 3,000 की। लेकिन ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.02 है। तो मैं तो क्या निकाल रहा हूं, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, जिसमें मुझे प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करना है। तो इसकी वजह से मेरी कितनी आ जाएगी, फटाफट से बताओ। स्टॉक आउट, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट 60 रुपीज आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। और अगर मैं 80 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक लेके चलता हूं तो मेरी कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 80 इंटू 50। अब अगर मैं 80 का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो मेरे को 80 यूनिट पे कैरिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो 50 रुपए के हिसाब से ये कितनी आ जाएगी, 4,000। अब बच्चा कहता है सर यहां पे भी प्रोबेबिलिटी लगाओ। जब आपने स्टॉक आउट कॉस्ट में भी प्रोबेबिलिटी लगाई तो यहां क्यों नहीं लगा रहे। तो भाई यहां प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं है, क्योंकि यहां कोई प्रोबेबिलिटी का चक्कर ही नहीं है। भाई अगर मुझे पता है कि मैं 80 यूनिट रखूंगा तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरे को इतनी कॉस्ट होगी। इसमें कोई प्रोबेबिलिटी की तो बात ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी आएगी स्टॉक आउट में, क्योंकि वो फ्यूचर, वो अनएक्सपेक्टेड चीज है, वो कंटिजेंट चीज है कि भाई कितनी सडन डिमांड आएगी, ये फ्यूचर चीज है। आई होप बहुत बात समझ आई होगी। और अगर टोटल कॉस्ट निकालोगे तो इसमें आ जाएगा 4060। 4,000 प्लस 60, टोटल कॉस्ट आ गई 4060। चलो बड़े आगे। yes. चलो अगले तीसरे वाले को और ध्यान से समझ लेना, फिर आगे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट अब क्या बोला जाएगा भाई, नेक्स्ट हम सेफ्टी स्टॉक कितनी रखेंगे, 50 रखेंगे कि 80 के नीचे। नेक्स्ट जो लेवल उसने बताया और सडन डिमांड कितना बताया, 50 का बताया। तो आप 50 ले लो कि चलो ठीक है 50 की सडन डिमांड भी आ सकती है, तो हम 50 का ही सेफ्टी स्टॉक लेके चलते हैं। तो मुझे बताओ, फिर वही बात है, 50 तक अप टू 50 की अगर सडन डिमांड आएगी तो कोई स्टॉक आउट आएगा नहीं। लेकिन मुझे बताओ 50 से ऊपर क्या क्या सडन डिमांड आ सकती है जब मेरा स्टॉक आउट सिचुएशन आएगा। 100 भी आ सकती है, 80 भी आ सकती है। अगर 100 की आ गई तो मेरा स्टॉक आउट कितना हो जाएगा, 50 यूनिट्स का। और अगर 80 की आ गई तो कितने का मेरा स्टॉक आउट हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। अब यहां फिर से वही देखना है, 100 की सडन डिमांड आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.02 है। 100 की सडन डिमांड आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.02 है।
और 80 की सडन डिमांड आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकाली थी हमने, 80 की यहां निकाली थी 0.05, क्या निकाली थी 0.05। तो अब हमें टोटल क्या निकालना है, टोटल एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी है। तो वही है 50 यूनिट की स्टॉक आउट है, पर यूनिट का मेरा 150 रुपए का नुकसान है, लेकिन ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 0.02 है। इसी तरह से 30 यूनिट का स्टॉक आउट है, 150 रुपए की पर यूनिट की स्टॉक आउट कॉस्ट है, बट ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। तो बस इन दोनों का सम टोटल कर लो, तो ये आपकी टोटल एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट बन गई। चलो तो ये मुझे टोटल करके फाइनल आंसर बता दो, कैलसी वेलसी पे करके आप फाइनल आंसर मुझे बता दो कितना आ रहा है। तो 50 इंटू 150 इंटू 0.02, तो ये आ रहा है 150, 30 इंटू 150 इंटू 0.05 प्लस 150, तो ये टोटल कितना आ रहा है 375 आ रहा है, टोटल आ रहा है 375 दोनों का मिला के, राइट। और बाकी कैरिंग कॉस्ट वही है कि अगर आप 50 यूनिट की सेफ्टी स्टॉक रखते हो तो 50 इंटू पर यूनिट कितना है 50, तो ये आ गई 2500। तो टोटल ऑफ एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कितनी हो गई 2875। अगर आपको ये वाला समझ आ गया ना, फिर आगे वाले तो आप मुझे लगता है आप उछल के करोगे। अब आपको समझ आ गया कि किस फ्लो में आपको काम करना है, तो बिल्कुल वैसे ही काम करो। नेक्स्ट हमारा लेवल क्या है 20 का, नेक्स्ट लेवल है 20 का, तो 20 लिखो। फिर से वही बात है, अगर मैं 20 का सेफ्टी स्टॉक लेके चलता हूं तो 20 तक की सडन डिमांड तो मीट हो जाएगी, लेकिन 20 से ऊपर क्या क्या सडन डिमांड आ सकती है, 100 की आ सकती है, 80 की आ सकती है, 50 की आ सकती है। अगर 100 की आएगी तो कितने का स्टॉक आउट होगा 80 यूनिट का होगा। 50, अगर 80 की सडन डिमांड आ जाएगी तो कितने का होगा 60, 30, राइट 30। समझ आ गई बात। अब यही प्रोबेबिलिटी लगा लो, 100 की सडन डिमांड आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.02, 80 की सडन डिमांड आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05, ये तो ऊपर ही हमने यूज कर ली थी। और 50 की सडन डिमांड आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल रखी होगी यहां पे, कहां गई ये रही, नेक्स्ट 0.10। बस एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट निकल जाएगी, तो इसकी कितनी आएगी 80 इंटू 150, लेकिन ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है 0.02। 60 इंटू 150, लेकिन ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05। और इसकी 30 इंटू 150, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है 0.10। अच्छा, इसका मुझे टोटल बता दो कितना आ रहा है। तो ये आप जोड़ जाड़ के मुझे बता देना, टोटल बता देना, फाइनल टोटल 1140। और कैरिंग कॉस्ट निकालना में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 20 यूनिट इंटू 50, 20 यूनिट इंटू 50, तो 20 इंटू 150, सॉरी 50, 20 इंटू 50, तो ये आ गया 1000। तो टोटल कितनी हो गई कॉस्ट 2140, टोटल हो गई 2140 दोनों की मिला के। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट लेवल क्या लें बताओ 10 10, तो फिर वही कहानी शुरू। 10 से ऊपर देख लो क्या क्या सडन डिमांड आ सकती है, क्योंकि 10 तक में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, 10 तक में नो स्टॉक आउट। 10 से ऊपर 100 की आ सकती है तो 90 का स्टॉक आउट हो जाएगा। 10 से ऊपर 80 की आ सकती है तो कितने का हो जाएगा स्टॉक आउट 70 का हो जाएगा। 10 से ऊपर 20 की आ सकती है, नहीं सॉरी 50 की भी आ सकती है तो 40 का हो जाएगा। और 10 से ऊपर 20 की आ सकती है तो 10 का स्टॉक आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा, अब बाकी वही 100 की सडन डिमांड आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.02 है कि भाई 100 की सडन डिमांड आएगी तभी 90 का स्टॉक आउट होगा। और 80 की आएगी सडन डिमांड, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.05। 50 की सडन डिमांड आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.10।
और 20 की सडन डिमांड आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर से देख लेते, कितनी निकाली थी हमने 20 की, 0.20, 0.20। बस अब स्टॉक आउट कॉस्ट निकल जाएगी, बस थोड़ा काम बढ़ते जा रहा है, काम लेकिन कर वही रहे हो। तो 90 इंटू 150 इंटू प्रोबेबिलिटी 0.02 प्लस 70 इंटू 150 इंटू 0.05 प्रोबेबिलिटी प्लस 40 इंटू 150 इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी 0.10 प्लस 10 इंटू 150 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0.20। चलो ये चारों को ऐड करके मुझे फाइनल बता दो कितना आ रहा है। 1695। ओके। और बाकी कैरिंग कॉस्ट सिंपल है भाई, 10 यूनिट होल्ड करेंगे तो 10 यूनिट इंटू 50 रुपए की कैरिंग कॉस्ट है, तो ये आएगा 500। और टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2195। टोटल कॉस्ट हो गई 2195। वैसे आगे करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए क्योंकि अब देखो वापस बढ़ने लग गई। अभी हमारी कॉस्ट कम हो जा रही थी, टोटल 2140 तक कम हो गई पिछले लेवल तक, यहां से वापस बढ़ने लग गई 2195। तो अब इससे मतलब क्लियर हमें आंसर वैसे अंदाजा लग जाना चाहिए कि हमारा आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि इसके आगे हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ी जा रही है अब। लेकिन फिर भी आपको एग्जाम में तो करके सब कुछ दिखाना है, तो पूरा काम वापस करो। नेक्स्ट लेवल तो 0 है कि भाई अब कुछ भी सेफ्टी स्टॉक मत रखो, कुछ भी मत रखो, तो कुछ भी डिमांड ना आए कभी तो फिर 0 रखो। तो कुछ भी रखेंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत है। 100 की सडन डिमांड आ गई तो पूरे 100 का स्टॉक आउट हो जाएगा। 80 की डिमांड आ गई तो पूरा 80 का हो जाएगा स्टॉक आउट। 50 की आ गई तो पूरा 50 का हो जाएगा स्टॉक आउट। 20 की आ गई तो पूरा 20 का स्टॉक आउट हो जाएगा। 10 की आ जाएगी तो 10 का स्टॉक आउट होगा। और कुछ भी नहीं आई सडन डिमांड तो कुछ भी नहीं होगा बस। तो 100 होने की प्रोबेबिलिटी 0.02 थी, 80 होने की 0.05 थी, 50 होने की प्रोबेबिलिटी 0.10 थी, 20 होने की प्रोबेबिलिटी 0.20 थी, और 10 होने की प्रोबेबिलिटी आप चेक कर लो कितनी होगी। 10 की हम लास्ट वाली जो हमने निकाली थी ये थी कितनी 0.30, 0.30। ये लो जी, चलो जी, तो स्टॉक आउट कॉस्ट में निकल जाएगा 100 इंटू 150 इंटू 0.02 प्लस 80 इंटू 150 इंटू 0.05 प्लस 50 इंटू 150 इंटू 0.10 प्लस 20 इंटू 150 इंटू 0.20 प्लस 10 इंटू 150 इंटू प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.30। चलो बस ये लास्ट मुझे बता दो कि कितना आएगा। और कैरिंग कॉस्ट कितना है 2700। ओके। और कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी जरा सोच समझ के बताओ। कुछ भी नहीं होगी। जब सेफ्टी स्टॉक ही नहीं रख रहे, कुछ माल ही नहीं रख रहे अपने पास, तो किसको स्टोर करने की कॉस्ट आएगी, हवा को। कुछ भी नहीं आएगी, 0 नील। टोटल कॉस्ट हो गई 2700। बस काम खत्म। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हमें वो लेवल सेलेक्ट करना है एज सेफ्टी स्टॉक जिसपे दोनों का टोटल एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, इसका टोटल मिनिमम होना चाहिए। तो कहां पे मिनिमम आ रहा है, ये आ रहा है देखो मिनिमम 2140 दैट इज 20। तो हमारा कंक्लूजन कितना रहेगा, आप मैनेजर हो, आप एज अ मैनेजर ये सारा काम कर रहे हो, तो आप कंक्लूड क्या करोगे, तो एट सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑफ 20 यूनिट्स लिख लो, चाहे टायर्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, टोटल ऑफ एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट and carrying cost is minimum, is minimum। ये लिख लो।
चलो डन। ठीक है जी। चलो तो अब आ जाओ वापस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते। तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मुझे कराना है, मतलब बीच बीच में देखो मैं बैलेंस कर रहा हूं, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी को बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मुझे बाद में सारी थ्योरी साथ करानी पड़े। तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट करना है जो आपको बस समझना है, उसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता। हेडिंग डाल लो, जस्ट इन टाइम, जिसको मैं शॉर्ट में प्यार से JIT बोलता हूं, सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जस्ट इन टाइम सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसके ब्रैकेट में लिख लो ऑल्सो नोन एज डिमांड पुल और पुल थ्रू सिस्टम। ऑफ प्रोडक्शन। तो ये एक अलग ही डायरेक्शन का सिस्टम है। एक काम करता हूं, पहले समझा देता हूं, क्योंकि इसमें कुछ बहुत इजी है समझने लायक, कुछ ज्यादा है नहीं, फिर लिख तो लेंगे हम लोग। थ्योरेटिकल है, इसमें कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कुछ नहीं है। व्हाट डज जस्ट इन टाइम मीन? अभी तक हमने जितनी भी इन्वेंट्री लेवल्स पढ़ा, हमने मैनेजमेंट की बात करी, हमने बोला, हम बोलते थे कि यार हमारे स्टोर में कभी भी जीरो स्टॉक नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ रहना चाहिए। हमने पिछले कॉन्सेप्ट पे बोला एक सेफ्टी स्टॉक ही सही, हमको मिनिमम कुछ ना कुछ तो रखना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। हमारी फोन की बैटरी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं, अगर मानो मेरे सप्लायर इतने अच्छे हैं, मेरे सप्लायर ने मुझे बोला, तो मेरा सप्लायर है मटेरियल का, उसने बोला आप टेंशन मत लो, आपको जिस पल रॉ मटेरियल की जरूरत होगी हम तुरंत के तुरंत आपको वो मटेरियल अवेलेबल करा देंगे। दूसरे शब्द में बोल सकता हूं, उन्होंने बोला लीड टाइम जीरो रहेगा, डिलीवरी टाइम जीरो रहेगा, आपको जिस पल मटेरियल की जरूरत पड़ेगी आपको एक क्षण भी वेट नहीं करना पड़ेगा, हम तुरंत आपके पास पहुंचा देंगे मटेरियल को। तो बताओ, अगर मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो, जो कि रियलिटी में होगी कि नहीं पता नहीं, बट मेरी किस्मत अगर इतनी अच्छी हो कि मेरा सप्लायर इतना अच्छा है कि उसने मुझे आश्वासन दे रखा है कि आपको जिस पल मटेरियल की जरूरत होगी हम उस पल आपको मटेरियल पहुंचवा देंगे, तो मुझे बताओ, अगर मेरे को ऐसी कॉन्फिडेंस मिला है, मुझे ऐसे एश्योरेंस मिला हुआ है, तो अब बताओ क्या मैं कोई स्टोर में स्टॉक मेंटेन करूंगा? क्या मैं रॉ मटेरियल होल्ड करके बैठूंगा? नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा यार मैं क्यों फालतू में स्टोरेज की कॉस्ट इनकर करूं, जब मेरा सप्लायर खुद ही बोल रहा है कि वो मेरे को तुरंत मटेरियल पहुंचवा देगा, मेरे को अवेलेबल करवा देगा, तो मुझे क्या जरूरत मटेरियल को स्टोर करने की? जब जरूरत पड़ेगी तब मैं तुरंत मंगवा लूंगा, तब मेरे पास तुरंत आ जाएगा। तो बस इसी सिस्टम को, जहां पे हम लोग बोलते हैं हम जीरो, हम कोई भी स्टॉक रखेंगे ही नहीं अपने पास, जब जरूरत पड़ेगी तभी मंगवाएंगे, इसी सिस्टम को बोलते हैं जस्ट इन टाइम सिस्टम। दैट्स इट। ये अगर क्रक्स, पूरे इस सिस्टम का अगर मैं क्रक्स बताऊं तो यही क्रक्स है, वो सिस्टम जहां पे हम बोलते हैं हम कोई भी स्टॉक अपने पास रखेंगे ही नहीं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे लेते रहेंगे, मंगवाते रहेंगे, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जस्ट इन टाइम सिस्टम। लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है, ये सिस्टम आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका सप्लायर इतना अच्छा हो कि वो आपको आश्वासन दे दे, एश्योरेंस दे दे कि आपको हम तुरंत मटेरियल दे देंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी, कि मेरे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं मटेरियल तुरंत ले सकता हूं। समझ आ गया? तो बस इसी को हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम सिस्टम। तो अब आप इसको लिख लो, अगर बात समझ आ गई तो लिख लेना, दिस सिस्टम फोकसेस टू हैव जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट इन स्टोर्स। मतलब कि कैरी नहीं करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे अपने पास मटेरियल, उसकी कॉस्ट नहीं इनकर करेंगे, जीरो इन्वेस्टमेंट इन स्टोर्स, फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम
मटीरियल शुड only be purchased when actually required for production। कि जब जरूरत पड़े कि भाई हाँ हमारे पास डिमांड आ गई कुछ सामान बनाने की, तभी जाके मटेरियल खरीदो, परचेज करो, वरना मत परचेज करो। तभी नाम पड़ गया जस्ट इन टाइम, जब जब जरूरत पड़े। नेक्स्ट एरो, इट इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। इट इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। फर्स्ट, produce goods only when it is required। only when it is required, जब जरूरत हो तभी गुड्स बनाओ, फालतू में मत बना के रखो। तो रॉ मटेरियल तो होल्ड करो ही मत, साथ में फिनिश गुड भी फालतू में होल्ड मत करो। भाई जब सामान की जरूरत हो, जब डिमांड हो तब बनाओ, वरना फालतू में मत बना के रखो। एंड दूसरी बात, सेकंड, द प्रोडक्ट्स should be delivered to the customers only at the time they want। मतलब ठीक है, अंडरस्टूड है भाई, जब डिमांड आएगी आप तभी बनाओगे, तो डिलीवरी तभी करोगे जब डिमांड आएगी। तो फालतू में कस्टमर को कोई डिलीवरी वगैरह मत दो, जब वो मांगे, जब वो उनको चाहिए हो तभी दो सामान, वरना फालतू में मत दे के रखो। मतलब उनका भी एक तरह से जस्ट इन टाइम सिस्टम कर दो कि वो भी अपने पास फालतू में होल्ड करके ना रखे सामान। ये कुछ ऐसी बात हो गई। तो मेन बात यही है आपकी जस्ट इन टाइम की। बस नेक्स्ट लिख लो, प्रोसेस क्या होता है इसमें, प्रोसेस फॉलोड इन जस्ट इन टाइम सिस्टम। प्रोसेस फॉलोड इन जस्ट इन टाइम सिस्टम। तो एक प्रोसेस स्टेज वाइज देख लेते कि क्या इसमें स्टेप्स चलते हैं। मतलब जस्ट कहा कि मैंने बस थियोरेटिकल वाली बात है ये सारी। पहला, डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट। तो आप चुपचाप बैठे रहो, आप कुछ भी काम स्टार्ट नहीं करोगे, आपका कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी जब तक आपको फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड ना आए। तो पहला स्टेप ही क्या है प्रोसेस में कि डिमांड आएगी फाइनल प्रोडक्ट की। डिमांड नहीं तो नो प्रोडक्शन, कोई रॉ मटेरियल खरीदना नहीं, कुछ आलतू फालतू काम नहीं करना, आपको डिमांड आने का वेट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास डिमांड आएगी फाइनल प्रोडक्ट की। जब डिमांड आएगी तब आपको फिर काम शुरू करना है। तो डिमांड आ गई आपके पास, अब क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेकेंड स्टेप, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट starts to process the demand। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम शुरू कब करेगा, जब उसके पास डिमांड आ जाएगी, जब उसके पास डिमांड आ जाएगी। तीसरा, थर्ड, मटेरियल रिक्वायरमेंट सेंट टू परचेज डिपार्टमेंट। अगर आपको हमारा फर्स्ट लेक्चर याद हो जहां पे हमने मटेरियल प्रोक्योरमेंट का पूरा एक प्रोसेस समझा था, तो वहां पे हम बोलते थे पहले स्टोर्स के पास जाते हैं, स्टोर्स वाले परचेज डिपार्टमेंट के पास जाते हैं कि भाई सामान नहीं है। लेकिन अब देखो, अब परचेज डिपार्टमेंट सीधा, सॉरी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सीधा परचेज डिपार्टमेंट के पास जा रहा है, स्टोर्स के पास नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि पता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता है भाई हम तो जस्ट इन टाइम सिस्टम फॉलो करते हैं, स्टोर्स में कुछ होगा ही नहीं, हम तो जीरो इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। तो जैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास डिमांड आई, वो तुरंत परचेज डिपार्टमेंट को कॉल करेगा कि लो जी डिमांड आ गई, फटाफट से मटेरियल लाओ, खरीदो और हमारे को दो। तो अब क्या होगा, मटेरियल रिक्वायरमेंट की रिक्वेस्ट किसको जाएगी, सीधा परचेज डिपार्टमेंट को। और परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट इसको खरीदेगा, परचेज डिपार्टमेंट खरीदेगा। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा, रॉ मटेरियल
रॉ मटेरियल ऑर्डर प्लेस्ड विद सप्लायर। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेगा रॉ मटेरियल को खरीदने की। और फिफ्थ स्टेप क्या होगा, सप्लायर सेंड्स द रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सॉरी फॉर प्रोडक्शन लिख दो, एक काम बोलो, जब आएगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो सीधा सीधा लिख लो फॉर प्रोडक्शन, कि हमारा सप्लायर सीधा फैक्ट्री मतलब जहां पे प्रोडक्शन होती है उसके गेट पे सीधा पहुंचवा देगा सामान तुरंत के तुरंत, कि ये लो सामान आ गया, रॉ मटेरियल आ गया। और फिर क्या आगे का काम तो पता ही, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको यूज करेगा, जितनी की रिक्वायरमेंट है उतने का ही ऑर्डर प्लेस होगा। ध्यान रखना, जितनी की डिमांड है उतनी, जितनी की रिक्वायरमेंट है उतनी का ही ऑर्डर आएगा। रॉ मटेरियल आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको बनाएगा और जो सामान बन गया पूरा उसको फिर कस्टमर को दे देगा। तो भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास कोई सामान नहीं बचेगा, स्टोर्स के पास तो वैसे ही कोई सामान नहीं है, और परचेज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सीधा सीधा जैसे जैसे उसके पास डिमांड आ रही है, ऑर्डर आ रहा है, वैसे वैसे वो सप्लायर से सामान खरीद रहा है। तो बस इसको हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम सिस्टम। बात समझ में आ गई? चलो तो थियोरेटिकल बात थी, इस पे आप बस नीचे क्लोज कर देना, खत्म हो गई बात, जस्ट इन टाइम में इतनी ही बात है। और फिर आप लिखना होमवर्क। होमवर्क पे मेरे को देखने दो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक ईओक्यू वाला क्वेश्चन है और एक आपका जो आज हमने इन्वेंट्री लेवल वाले जैसे क्वेश्चन करे वैसा क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मेरे ख्याल से 3 और 6 होना चाहिए, मैं एक बार चेक कर लू। हाँ तो क्वेश्चन नंबर, हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6। तो 3 वाला आपका ईओक्यू के ऊपर है, 6 वाला आपका वही अलग अलग लेवल निकालने के ऊपर है। तो बिल्कुल डिट्टो सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन होगा जैसा हमने अभी करा था आज। तो ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में करना और बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।